नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूं ग्रुप बी एलजीएस लिमिटेड ग्रुप सर्विसेज 70% का एग्ज़ाम जो 18/5/2025 को कंडक्ट किया गया था आरआरबी अजमेर के द्वारा, उसका सलूशन लेकर के आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को जो सॉल्व किया हूं, इसमें आपको मैनुअल पर आधारित एवं जो रेलवे बोर्ड के सर्कुलर हैं उसी पर आधारित यह प्रश्न दिया गया है आंसर। तो आप यह कह सकते हैं कि काफ़ी ऑथेंटिक दिया गया है। साथ ही मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आफ्टर जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसमें पोस्टिंग के बाद बहुत सारे रेलवे से जो AME या AWM बन गए हैं, उन्होंने जो मेरा पिछला वीडियो देखा था उसके बेस पर उन्होंने बहुत आभार व्यक्त किया है कि मैं आपका वीडियो देख करके ही यह फाइनल सिलेक्शन पा गया हूँ। तो मैं उन सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ उनके ट्रू फीडबैक के लिए। यह मैं चूँकि RDSO से, ICF से, RCF से, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, बहुत सारे डिवीज़न पे जो सिलेक्शन हुआ है वहाँ से आया है, तो मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ और मेंशन कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने इसी के द्वारा, वीडियो के द्वारा आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रियल फीडबैक दिया है। धन्यवाद। आपने सभी व्यूअर से मैं अपील करूँगा कि जिन्होंने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जिससे मेरा अपकमिंग वीडियो आपको स्वतः मिलता रहे। आगे देखते हैं। यह मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम जो 2022 से हो रहा है, लेकिन इस बार जो पहले नायर कंडक्ट करता था नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, लेकिन सन 2025 में LGS का एग्ज़ाम जो 70% कोटा हुआ है उसको RRB अजमेर ने कंडक्ट किया था। LGS जो होता है लिमिटेड ग्रुप सर्विसेज होता है, LDC जो होता है ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, 30% होता है। यानी कहने का ये मान लिया जाए कि अगर 100 सीट निकलता है तो 50% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है थ्रू RRB, और 50 सीट जो बचता है उसमें से 70% LGS से होता है और 30% LDC से होता है। तो कई बार ये लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, तो मैं उसको यहाँ क्लियर कर दिया। तो ये LGS में क्या होता है, टोटल 110 प्रश्न पूछा गया था जिसमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स 60 होता है, ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। पार्ट ए में प्रोफेशनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा रहता है। 80 क्वेश्चन कुल रहता है, उसमें से 70 क्वेश्चन आपको करना होता है। पार्ट बी में इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस रूल रहता है जिसमें से 30 क्वेश्चन पूछता है और 30 के 30 करना होता है। यानी इस हिसाब से टोटल 70 + 30 आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं, अब कैसे सॉल्व करना है आपको उसको देखते हैं। ठीक, ओके साथियों, अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 1 से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँगा जिससे कम से कम समय में आपको यह प्रश्न सॉल्व करके आपको दे सकूँ। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे, तो उसमें सारी क्वेश्चन से रिपीटेड ही हैं और स्पेशल वीडियोस भी इसके लिए बनाए गए हैं। लाइक दैट, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द न्यू ICF कोचेज। तो डायमीटर से संबंधित एक अलग वीडियो बना हुआ है जो लिंक पे दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल जानने के लिए। तो यहाँ ICF कोच के नए व्हील डायमीटर की बारे में बात कर रहा है, तो मैं यहाँ बता दूँ कि ICF का नया कोच 915 और कंडमिंग 825 होता है। साथ में देखिए LHB की अगर बात करेंगे तो LHB का भी 915 और 845, 855 दो है यहाँ पर 855। अब 855 किसका है, जिसका वेब थिकनेस 13 + 3 - 0 है उसका है, और जिसका वेब थिकनेस 17 + 3 - 0 है उसका 845 हो गया है। वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत में नया व्हील का डायमीटर 952, कंडमिंग जो है 877 है। और अगर हम वैगन की बात करें तो वैगन में जो कैस्टम बोगी लगा है एयर ब्रेक उसका 1000 और 906 है। और अगर BLC वैगन की बात करूं, BLC का यहाँ तो वैगन था, ये BLC की बात करूं तो ये 840 और 780 है। बाकी डिटेल्स के लिए मेरा वो व्हील डिफेक्ट का वीडियो देख लीजिए, तो उसमें बहुत डिटेल दिया गया है, लास्ट साप इशू साइज वगैरह सब कुछ दिया गया है डिटेल में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर एन ICF कोच। ICF कोच के लिए क्या करेक्ट नहीं है, यहाँ पर ध्यान देने का प्रश्न है कि नहीं पूछ रहा है, क्या सही नहीं है। द सेंटर पिवट पिन इज ट्रांसमिट द ट्रैक्टिव फोर्स एंड ब्रेकिंग फोर्स, दोनों भी फोर्स ट्रांसफ़र करता है। सेंटर पिवट कोच बॉडी को और बोगी को कनेक्ट करने का पार्ट होता है सेंटर पिवट पिन, तो ये ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स दोनों ट्रांसमिट करता है। द साइड बीरर टेक्स द लोड फॉर द कोच बॉडी। यस, 2 साइड बीरर रहते हैं तो दोनों जो है लोड ट्रांसमिट करते हैं। कोच में जो है 100% लोड ट्रांसमिशन इसी के द्वारा होता है। एंकर लिंक आर नॉट डिजाइन टू टेक ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स। एंकर लिंक जो आपके बोगी से कनेक्टेड रहता है, बोगी और ट्रांजम के बीच में, वो कह रहा है ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स के लिए ही डिजाइन होता है।
बट यहाँ कह रहा है नॉट डिजाइन, तो नॉट डिजाइन तो ये गलत है। और इक्वलाइजिंग स्टे रॉड प्रिवेंट लेटरल थ्रस्ट ऑन द बूस्टर स्प्रिंग, लोअर स्प्रिंग प्लैंक से और बूस्टर बीम से कनेक्टेड होता है ये इक्वलाइजिंग स्टे रॉड। तो ये लेटरल थ्रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए ही बना होता है। तो इसमें ये तीनों सही हैं, केवल ये गलत है। तो यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द परमिसिबल लीकेज रेट इन कोचिंग रेक। कोचिंग रेक में लीकेज रेट क्या होता है? तो लीकेज रेट 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, यानी 60 सेकेंड पर मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ दिया है ये 0.6 दिया है, तो 0.6 इन 60 सेकेंड्स को 3 मिनट कर दीजिए, यानी 180 सेकेंड। तो ये जो है आपका 180 सेकेंड में ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। बट ये मैक्सिमम 3 मिनट ही देखा जाता है, ऐसा नहीं कि कल को दे दे कि 4 मिनट के लिए देख लीजिए तो 0.8 हो जाए, तो ऐसा नहीं, मैक्सिमम 3 मिनट के लिए। अदरवाइज 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट में 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का लीकेज रेट परमिसिबल है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन व्हील डिफेक्ट्स इन द LHV कोच। LHV कोच में मोस्ट कॉमन डिफेक्ट्स क्या होता है? देखिए, फ्लैट टायर, थर्मल क्रैक्स, थिन फ्लेंज, ये मोस्टली आते थे ICF वाले में, जब हम बताते थे फ्रिक्शन के कारण होने वाले डिफेक्ट, और ये RDSO डिफेक्ट रहता था थर्मल के कारण। बट LHV में मोस्ट कॉमन डिफेक्ट सेल्ट्रेड है। सेल्ट्रेड क्या होता है? पूरे पेरी पर स्केलिंग हो जाना, छोटे छोटे खड्डे बन जाना, निकल जाना, यानी पूरे पेरी पर रहे। ऐसा नहीं कि एक ही जगह हो गया, एक जगह हो गया तो फिर वो फ्लैट टायर। जैसे फ्लैट टायर क्या है, 50 mm कोचेज के लिए इन रूट अलाउड होता है और 60 mm वैगन के लिए इन रूट, और यही 50 mm लोको के लिए भी इन रूट अलाउड होता है। बट ये जो बात कर रहे हैं सेल ट्रेड का, इसका मेजरमेंट है 40 mm लेंथ में और 1.5 mm डेप्थ में रहे, बट ये पूरे पेरी पर आए, तो दैट इज कॉल्ड द सेल ट्रेड विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द LHV व्हील्स। नेक्स्ट देखिए, द रूफ माउंटेड AC पैकेज यूनिट, रूफ माउंटेड RMPU जो आपके AC कोचेज में लगे हुए हैं अभी, तो उसको कह रहा है किस AC पैकेज पर काम करता है ये? तो 415 वोल्ट 3 फेस AC पर ही काम करता है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 415 वोल्ट 3 फेस AC रहता है, 50 हर्ट्ज पर काम करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वेस्टा पैनल? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टा। वेस्टा का मतलब हो गया वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन ऑपरेटर्स। तो ये ऑप्शन देखिए ऑपरेटर्स है यहाँ पर, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेस्टा पैनल कहाँ लगा है? जिसमें FSDS कोचेज लगे हुए हैं। फायर एंड स्मोक डिटेक्शन कोचेज जो है पहले अलग तरह के आते थे, अब उसमें सीधा वेस्टा पैनल आ रहा है, वेरी अर्ली डिटेक्ट कर लेता है ये स्मोक वगैरह के थ्रू। ठीक है, अगला देखिए, which device of the FIBA system maintains the pressure difference between the air spring of the secondary suspension in the same bogie? FIBA प्रणाली का कौन सा उपकरण एक ही बोगी में सेकेंडरी सस्पेंशन के एयर स्प्रिंग के बीच दबाव अंतर को बनाए रखता है? तो दैट इज कॉल्ड डुप्लेक्स चेक वाल्व। देखिए, एयर स्प्रिंग में FIBA के लिए क्या रहता है? फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन जो FIBA डिवाइस रहता है, उसमें होता है कि सेम बोगी, मान लीजिए एक लेफ्ट में है दूसरा राइट में है, तो यहाँ पर आपका डुप्लेक्स चेक वाल्व लग जाता है, डुप्लेक्स चेक वाल्व। ठीक है, DCV कर दिया, डुप्लेक्स चेक वाल्व। जब भी लेफ्ट एंड राइट के एयर बेलोज में, यानी सेकेंडरी सस्पेंशन के एयर बेलोज में प्रेशर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा डिफरेंस आएगा, देन ज़्यादा साइड से कम साइड की तरफ प्रवाह होने लगेगा। मान लीजिए इधर कम है तो इस साइड से आएगा, और इधर कम हो गया तो इस साइड से आ गए, तो इस मीन्स कि डुप्लेक्स चेक वाल्व विल बैलेंस द एयर प्रेशर बिटवीन द टू एयर स्प्रिंग इन द सेम बोगी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डुप्लेक्स चेक वाल्व। और FIBA जो एक्टिवेशन की बात आती है, किसी भी एयर स्प्रिंग में, यानी चाहे इस ट्राली में हो चाहे दूसरे ट्राली में हो, कोई भी एयर स्प्रिंग में अगर बस्ट हो जाता है और प्रेशर ड्रॉप होते होते 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का बचता है, ध्यान देनी है, इट इज़ नॉट ए डिफरेंस, बचेगा, रिमेन्स होगा, देन FIBA विल एक्टिवेट, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस विल एक्टिवेट whenever the pressure reaches below than 1 kg per centimeter square in any one of the spring. एयर स्प्रिंग मतलब 4 रहेगा फॉर 1 कोच, देन FIBA will activate.
तो यहाँ पर पूछ रहा है दबाव के अंतर को बनाए रखता है, तो दैट इज ए डुप्लेक्स चेक वाल्व। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस आंसर। क्वेश्चन LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ विच टाइप ऑफ द कपलर। कपलर किस तरह के, तो यानी CBC कपलर रहता है, तो सेंटर बफर कपलर। तो CBC यहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है, वैगन में भी प्रोवाइड किया जाता है और आपके इंजन में भी। तो यहाँ पर जो LHB की बात कर रहा है, तो LHB में AARH टाइप कपलर जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है, विच है वे एंटी क्लाइंबिंग फीचर रहता है इसमें, AARH टाइप कपलर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया EH टाइप। E टाइप जो है आपके वैगन में और इंजन में रहता है। ठीक है, अलायंस 2 भी पहले के वैगन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया AARH टाइप हाई टेंसाइल कपलर जो है आपके इसमें यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है द ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्सेस बिटवीन बोगी एंड बॉडी ऑफ द LHB कोच इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अब पहले मैंने ICF में बताया था ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्सेस थ्रू एंकर लिंक होता है या सेंटर पिवट पिन रहता है, बट यहाँ पर तो सेंटर पिवट पिन भी नहीं है LHB बोगी में और आपका एंकर लिंक नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसके लिए ट्रैक्शन सेंटर। तो ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स जो है वो आपका ट्रांसमिट होता है LHB कोचेज में। जो ये एंटी रोटेशनल बार जो रहता है, ये आपका एंटी रोटेशनल बार जो है ये आपके रोलिंग मोशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। कंट्रोल आर्म आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म लगा रहता है जो गाइड करता है एंड पावर ट्रांसमिट फोर्स ट्रांसमिट करता है, या डैम्पर ये या मोशन को जो है रोकता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच वाल्व इन LHB कोच हेल्प्स इन फास्टर एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक व्हेन ड्राइवर अप्लाइज इमरजेंसी ब्रेक फ्रॉम द लोकोमोटिव। लोकोमोटिव से इमरजेंसी ब्रेक ड्रॉप करता है तो कौन हेल्प करता है, तो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, डंप वाल्व एंड ब्रेक एक्सीलेटर वाल्व। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, ब्रेक एक्सीलेटर दो तरह में काम करता है। यहाँ तो पूछ रहा है इमरजेंसी में, ये तो दो कंडीशन में काम करता है, एक तो इमरजेंसी में, दूसरा ACP की कंडीशन में। ACP में क्या होता है, PEV जो रहता है पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व, इसमें 19 mm का होल रहता है, तो ये उस समय भी काम करेगा। इसमें ब्रेक एक्सीलेटर क्या होता है, ये BP पाइप जो रहता है उससे डायरेक्ट, मेन BP पाइप से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, ये लगा रहता है, यहाँ पर एक आइसोलेशन काक लगा रहता है, ये इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर रहता है। तो ये क्या करता है, जब भी इमरजेंसी या ACP किया जाता है उस समय ये हेल्प करता है फास्ट रिलीज करने के लिए। इसका एक सेंसिटिविटी होता है, ये क्या होता है 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर विद इन 3 सेकेंड्स में। अगर इस रेट से प्रेशर ड्रॉप होगा देन इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर विल एक्ट, और अगर यही 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड के रेट से होगा देन इट विल नॉट एक्ट, यानी सर्विस एप्लीकेशन में इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका EBA से संबंधित प्रश्न। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ड्रा गियर इन ICF कोच। ड्रा गियर का पार्ट कौन सा नहीं है, ड्रा गियर देखिए क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रक्शन ट्यूब, ड्रा बार, ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये तो है, ड्रा बार भी है, ड्राफ्ट ट्यूब भी है। डिस्ट्रक्शन ट्यूब आपका ड्राफ्ट गियर का नहीं पार्ट है, ये बफर का पार्ट है। ठीक है, ICF में जो रहता था बफर लगा रहता है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन ट्यूब लगा रहता था, उसका पार्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर वेस्टेबल कंपोजिट फर्स्ट AC कम 2 टायर स्लीपर कोच सेल्फ जनरेशन। तो इनका जान लीजिए, सेल्फ जनरेशन है तो G रहेगा, सेल्फ जनरेशन के लिए क्या है, SG रहता है, सेल्फ जनरेशन G। AC 2 टायर के लिए CW रहेगा, AC CW। फर्स्ट AC FAC रहता है, FAC फर्स्ट क्लास। वेस्टेबल W से रहता है। तो देखिए ये तो कोडिंग है। अब कोडिंग में देखिए WG सेल्फ जनरेशन हो जाए, WG फर्स्ट AC की बात कर रहा है सेल्फ जनरेशन, FAC और 2 टायर की बात कर रहा है तो FAC CW जो है ये सेकंड AC हो गया, FAC फर्स्ट AC हो गया, तो ये है आपका बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए WG FAC CW नहीं, WG नहीं है, WG FAC CW, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, द प्रेजेंट वैलिडिटी ऑफ द ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वॉक्सन HL CC रेट ऑन ट्रायल बेसिस हो, यहाँ ट्रायल बेसिस की बात किया है,
ट्रायल बेसिस ये एक साल के लिए रेलवे बोर्ड जो है सर्कुलर जारी कर रहा है। अभी जैसे 30 सितंबर 2025 तक के लिए वैलिड है, जो अभी लेटेस्ट आया है। तो उसमें बाक्सन HLCC रेक के लिए इन्होंने दिया है 10,000 किलोमीटर प्लस, ये ट्रायल बेसिस बदलता रहता है। देखिए इन्होंने ट्रायल बेसिस कर दिया, तो 10,000 प्लस 35 प्लस 5 डेज, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। बाक्सन HL यानी बाक्सन प्लस बाक्सन HL दोनों के लिए है। अगर यही BCN और BCN HL के लिए कर देता तो ये हो जाता 9,000 और इसका रहता 30 प्लस 5 डेज। ये ट्रायल पर चल रहा है। देखिए इन्होंने ट्रायल लिख दिया है, इसलिए ट्रायल बताया जा रहा है। अदरवाइज CC रेक आपको पता है 7500 30 प्लस 5 किलोमीटर के लिए चल रहा है, बट यहाँ ट्रायल लिखा है तो ट्रायल में ये है। और भी बहुत सारे दिए गए हैं उसको। BPC का एक मेरा वीडियो है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, ये पूरा आपका ट्रायल का लेटर वगैरह सब लगा दिया हूँ, तो वहाँ से डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब है वीडियो ज़बरदस्ती लंबा होता जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच डिफेक्ट इन द सेंटर बफर कपलर असेंबली में लीड टू अनकपलिंग ऑफ द वैगन। CBC में कर रहा है, सेंटर बफर कपलिंग में अनकपलिंग ऑफ द वैगन लीड करेगा, मतलब अनकपल करने का मतलब बीच से टूट जाने का क्या करेगा, कोच मतलब डिटैच हो जाए। एक्सेसिव वियर ऑन नकल, यस दिस फैक्टर विल लीड, यानी आगे बढ़ाएगा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज करेगा अनकपल होने का। एक्सेसिव वियर ऑन लॉक, इसमें भी होगा, लॉक में अगर एक्सेसिव वियर हो जाएगा तो भी हो जाएगा। एक्सेसिव वियर इन बियरिंग पीस स्लॉट ऑफ द ऑपरेटिंग हैंडल, यस उसका भी लिमिट दिया गया है। अगर ये तीनों कंडीशन में जो है रहेगा तो ये लॉक करेगा, तो यस अनकपलिंग करेगा। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर द करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, इन विच टाइप ऑफ कैस्टनप बोगी द ब्रेक हेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रेक बीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए जो ब्रेक बीम दिए गए हैं, यहाँ पूछ रहा है ब्रेक हेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रेक बीम। तो ये लगभग जितने टाइप के बोगी हैं सब में है, ऑल में है। लेकिन क्या है कि यूनिट टाइप फैब्रिकेटेड बोगी ये स्लाइडिंग टाइप के लगे हैं, स्लाइडिंग टाइप के सभी में, एक्सेप्ट 22WM में। 22WM में क्या लगा है, हैंगिंग टाइप का लगा है, हैंगिंग टाइप का, जिसमें ये इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो इसमें पूछ नहीं रहा है, इसमें पूछ रहा है इन विच टाइप ऑफ कैस्टनप बोगी द ब्रेक हेड इज एन इंटीग्रल पार्ट, तो इसमें तो नहीं है इंटीग्रल पार्ट। और विथ नॉन BMBS, देखिए BMBS में भी नहीं है, तो ये दो BMBS कट गए। विथ नॉन BMBS ENL विथ नॉन BM, ये थोड़ा सा घुमाने के लिए प्रश्न कर दिया है, इसमें BMBS जोड़ दिया है यहाँ पर। अदरवाइज ये आपका बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सब में 22WM 22W, अब NLB, ठीक है, HS, सब में जो है आपका ये इंटीग्रल पार्ट है। तो ये NL जो है वो इंटीग्रल है, लेकिन यहाँ नॉन BMBS तो मतलब नॉर्मल ही है कैस्टनप बोगी, तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम इन वैगन। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम इन वैगन, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम इन वैगन, बोगी माउंटेड BMBS की बात कर रहा है। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम इन वैगन में क्या रहा है, क्या करेक्ट है। तो देखिए प्रोवाइडेड विथ ब्रेक सिलेंडर 14 इंच, तो पहले तो गलत है, चूँकि ये बाकी में प्रोवाइड किए गए हैं जो अंडर फ्रेम है, इसमें जो है BMBS में 10 इंच का लगा हुआ है, 10 इंच और 11 इंच का है, नार और इस काट के चल रहे हैं। प्रोवाइडेड विथ यल टाइप, तो यल टाइप आपके ये भी गलत है, चूँकि ये कन्वेंशनल में लगे हैं, जो आपका अंडर फ्रेम है, इसमें BMBS में K टाइप का लगा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोवाइडेड विथ 2 नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर पर बोगी, यस BMBS में 2 लगे हैं बोगी, बाकी सब में 1 बोगी लगे होते हैं, 1 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। प्रोवाइडेड विथ ब्रेक सिलेंडर विथ इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर, यस ये भी है। तो यहाँ पर तो 2 नंबर से ब्रेक सिलेंडर पर बोगी, 1 बोगी नहीं बल्कि पर वैगन लगा है। देखिए यहाँ पर भी ये कंफ्यूज किया है। देखिए प्रोवाइडेड विथ 2 नंबर ब्रेक सिलेंडर पर बोगी नहीं, पर एक पर बोगी लगा है, एक ही बोगी पे 1 सिलेंडर, 1 BC पर बोगी, लेकिन 2 BC लगेगा, 2 ब्रेक सिलेंडर लगेगा, बाकी सब में 1 ब्रेक सिलेंडर ही लगता है अंडर फ्रेम। तो यहाँ इनबिल्ट, यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर,
क्योंकि इसमें जो BMBS है इसी में केवल लगा हुआ है। कोचेज में भी जितने ब्रेक सिलेंडर लगे हैं उनमें इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर सिस्टम नहीं है, तो ये इसमें इनबिल्ट लगा हुआ है, तो ये ध्यान दीजिए। यानी इसमें स्लैक इन स्लैक आउट दोनों करता है, एडजस्ट करता है, जबकि कोचिंग में भी नहीं है ये इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, एक्सप्लेन कर दिया हो। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द कंडमिंग डायमीटर ऑफ द बॉक्सियन वैगन व्हील। बॉक्सियन वैगन व्हील, तो ये तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि 1000 रहता है और उसके बाद 906 कंडमिंग लिमिट रहता है, ठीक है। 22 NLC जो आया है इसका है 1000 और 950 रहेगा कंडमिंग लिमिट, ये ध्यान देना इस बोगी का केवल, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो गया 906, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ द ओपन वैगन इज डिजाइन फॉर साइड डिस्चार्ज। साइड डिस्चार्ज के लिए कौन सा है, तो बॉक्सियन HL तो ये तो नहीं रहता है, बॉब्रन, बोस्ट, BOBY1 इसमें क्या रहता है, देखिए साइड बॉटम डिस्चार्ज, तो ये तो आपका बॉटम डिस्चार्ज है होपर वैगन, और ये आपका साइड डिस्चार्ज है, तो BOBYN इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, विच टाइप ऑफ फील्ड डिफेक्ट इज नॉट डिटेक्टेड बाई OMRS ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। ये सिस्टम लगा दिए गए हैं आपके ट्रैक पर, कई जगह इंडियन रेलवे में लगा दिया गया है, वहाँ पर PC वगैरह लगा करके जब गाड़ी पास होता है तो उससे जो है चेक कर लेते हैं कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ द रोलिंग स्टॉक, फ्लैट टायर, हाई टेम्परेचर ऑफ द बियरिंग, व्हील सेलिंग, अनयूजुअल साउंड ऑफ द एक्सल। तो आता है बाद में कि वाइल्ड मैसेज है, इस तरह का व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर आता है, तो बहुत सारे डिफरेंट जो है चीज़ें OMRS के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है नॉट डिटेक्टेड, क्या नॉट डिटेक्टेड, जैसे रेल बैम भी है, रेल बैम, ठीक है, ये है रेलवे बियरिंग एकास्टिक मॉड्यूल, ठीक है। तो OMRS में अगर नहीं लगा है तो केवल आपका बियरिंग का टेम्परेचर नहीं माप पाता है OMRS, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको HABD लगा रहता है, ठीक है, हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, या कई बार ABD ही कहते हैं, एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, तो वो लगा है तो आपका हाई टेम्परेचर ऑफ द बियरिंग को मेजर कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ द प्रीमियम फ्रेट एग्जामिनेशन। देखिए अभी CMM के द्वारा आपका कोचिंग का BPC दिया जाता है कोच का, और FMM के द्वारा जो है फ्रेट का दिया जाता है। पढ़ाने के लिए ऐसा है कि अगर एंड टू एंड एग्जामिनेशन किया गया है तो उसका वाइट रहता है, और प्रीमियम का है तो आपका ग्रीन रहता है, और अगर CC रेट है तो येलो। लेकिन अब तो जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो सबका वाइट ही निकलता है, बट यहाँ बताने के लिए है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो पहले के पैटर्न के अनुसार पर है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, विच टाइप ऑफ ब्रेक वैन हैज कैस्नप बोगी। ब्रेक वैन जैसे कोचिंग में SLR, SLRD, पावर कार, WLR, RM आए हैं, उसी तरह से वैगन में BVCM यूज होता है, इसमें कैस्नप लगा होता है, कैस्नप बोगी, ठीक है। और BVZC लगा रहता था, ये 4 व्हीलर लगा रहता था, और BVZI इसमें ICF बोगी लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कैस्नप बोगी, तो आपका BVCM, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द एक्सल जनरल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सल जनरल ऑफ विच रोलिंग स्टॉक इज नॉट माउंटेड विथ टेपर रोलर बियरिंग। एक्सल जनरल ऑफ द विच रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक में सब कोच और वैगन सब आ गए रोलिंग स्टॉक में, तो यहाँ पर इसमें CTRB नहीं लगा रहता है, CTRB कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग। टेपर रोलर बियरिंग का मतलब कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग, तो LHB में लगा रहता है, वंदे भारत में लगा हुआ है, बॉक्सन वैगन में लगा हुआ है, कोच में नहीं लगा रहता है। तो यहाँ क्या लगा रहता है, स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ठीक है। सेल्फ अलाइन 2 वे रहता है, तो सेल्फ अलाइन रहता है
2 रेसेस का रहता है। तो ये स्फेरिकल रोलर बियरिंग इज फिटेड इन द ICF कोचेज, रिमेन्स ऑल LHB वंदे भारत एंड वैगन आर फिटेड विद द CTR कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग। अभी इसका नए कुछ मानक आए हैं, इनको जान लीजिए। हार्ट एक्सल के लिए हार्ट एक्सल ICF का अगर है तो इसमें है कि एक तो रहता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पैरा हो, या दूसरा होता है किसी भी 2 एक्सल के बीच 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हो जाए। यानी अगर 40 और 60 डिग्री हुआ 2 एक्सल के बीच तो कोच सिक मार दिया जाएगा ICF में, ठीक है। बट LHB के केस में आया है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, बट किसी भी 2 एक्सल के बीच 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होना है, बट मिनिमम इक्वल आर लेस मिनिमम 50 डिग्री होना ही चाहिए। यानी 40 और 60 रहेगा तो नहीं सिक मारा जाएगा, बल्कि 50 एंड 70 रहेगा देन LHB में सिक मार देंगे। और वैगन्स में क्या है, वैगन में 90 डिग्री सेंटीग्रेड मैंडेटरी वाला पैरामीटर, देखिए 80 मैंडेटरी है, 90 डिग्री मैंडेटरी, या इसमें दिया है 20 डिग्री डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस 20 डिग्री, या यहाँ डिफरेंस 20 डिग्री बट मिनिमम 50 डिग्री होना चाहिए, तो ये बता दिया। और यहाँ 90 और 35 डिग्री किसी भी एक्सल के बीच में डिफरेंस हो देन गाड़ी सिक हो जाएगी। तो ये हार्ट एक्सल का बता दिया टेम्परेचर की गाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन इन्वर्टर इन 3 फेज प्रपल्सन सिस्टम ऑफ वंदे भारत ट्रेन से। इसका बहुत बढ़िया MCQ मैंने बनाया है, वंदे भारत का 1 और 2 पार्ट 2 बनाया है, दोनों करीब 50,000 व्यू हो गए हैं, बहुत बढ़िया चला है। और वैसा अब तक इंटरनेट पर कोई भी YouTube पर अवेलेबल नहीं है वंदे भारत का MCQ। तो मेरा अपील है कि आप सब लोग उसको जाकर के लिंक में देख लीजिए, इसी लिंक में दिया गया है। आप रिमेंस देखिए, यहाँ पर फंक्शन पूछ रहा है ट्रैक्शन इन्वर्टर 3 फेज। ट्रैक्शन इन्वर्टर 3 फेज क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे देखिए सिंगल फेज आता है AC 25 kV का, अब उसको ट्रांसफार्मर लेगा, स्टेप डाउन करेगा, फिर जो है वो आ जाएगा हमारा इसमें ट्रांसफ़र करेगा DC में, DC से फिर हम AC में कन्वर्ट करते हैं और वो 3 फेज AC में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रैक्शन इन्वर्टर कर रहा है कन्वर्ट DC आउटपुट फ्रॉम DC लिंक टू 3 फेज AC ऑफ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। ये 3 फेज जो हमारा मोटर लगा होता है ये VVVF है, यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का सप्लाई करता है। तो इसलिए मैं ये ऑप्शन नंबर D को जो है करेक्ट कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी का मैंने देख लिया, DC आउटपुट DC लेंथ सिंगल फेज तो करता ही नहीं, चूँकि सिंगल फेज तो हम OHE से लेते हैं। अब यहाँ भी इंटू DC में सिंगल फेज AC में तो नहीं है, मैं 3 फेज चाहिए, इसलिए यहाँ पर मुझे 3 फेज दिखा AC, तो मैंने डायरेक्ट इसको क्वेश्चन कर दिया। अब आप लोग डिटेल में जानना हो तो मेरा वो MCQ देख लीजिए वंदे भारत है, दैट इज़ ओनली डेडिकेटेड फॉर द वंदे भारत के लिए। इन एल्को लोकोमोटिव, अमेरिकन लोकोमोटिव जो है तो एयर कंप्रेसर इज ड्रिवन बाई, देखिए एल्को लोको लाइक दैट WDM3 जो आता है, ठीक है, WDG3 जो है ये 4 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक और 16 सिलेंडर का रहता है। इसमें पूछ रहा है कि कंप्रेसर इज ड्रिवन बाई, कंप्रेसर किससे चलता है, तो देखिए ये क्या रहता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग लगा रहता है क्रैंक शाफ्ट में, उसी के द्वारा चलता है। तो डीजल इंजन क्रैंक शाफ्ट थ्रू ए फ्लेक्सिबल कपलिंग, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग सिस्टम इन डीजल लोको। डीजल लोको में प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग क्या रहता है, प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग क्या होता है, हेल्प्स इन डिसिपेटिंग मोर हीट, यस करेगा ना, प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग है तो ये डिसिपेट मोर हीट, कूलिंग होता रहेगा जिससे हीट बाहर जाता रहे। रिडक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ द हॉट इंजन, कूलिंग सिस्टम का वही एक हॉट इंजन न होने पाए। इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा। तो ये तो कॉमन लॉजिक कर रहा है कि जो हम प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग देते हैं, वाटर कूल सिस्टम रहता है, तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। EMD HHP हाई हार्स पावर इलेक्ट्रोमोटिव डीजल जो है मोटिव जो है हाई हार्स पावर लोकोमोटिव रेडिएटर कूलिंग फैन, हाई हार्स पावर ये कौन से हैं, WDG4 WDP4 ये जो है 4 से 4 से 4500 तक का HP वाले जो आपके HHP लोकोमोटिव या GM लोकोमोटिव इन्हीं को बोला जाता है। इसमें क्या होता है 2 स्ट्रोक और
16 सिलेंडर, ठीक। इसमें कह रहा है कि रेडिएटर कूलिंग फैन असेंबली इज ड्रिवन बाय, तो रेडिएटर किससे होता है? रेडिएटर कूलिंग फैन जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर आता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर VVVF, ठीक है। अगला प्रश्न, द कंपेनियन अल्टरनेटर ऑफ EMD, वही HHP की ही बात कर रहा है जिसका मैंने 2 स्ट्रोक और 16 सिलेंडर बताया, ठीक है। इसमें क्या है? तो इसमें देखिए, इसमें है बैटरी चार्जिंग सर्किट, फ्यूल बूस्टर पंप, रेडिएटर कूलिंग फैन मोटर। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है विच टाइप ऑफ द बोगी आर यूज्ड इन HHP EMD लोकोमोटिव। HHP EMD लोकोमोटिव हाई हार्स पावर EMD लोकोमोटिव वही है। इसमें जो है हाई टेंसाइल कास्ट स्टील यूज किया जाता है, तो हाई टेंसाइल कास्ट स्टील। देखिए एल्को लोको में क्या रहता है? एल्को वाला ये ट्राई रहता है, ट्राई मटेरियल यूज किया जाता है, यानी ट्राई माउंट रहता है, बफर रहता है, प्लस चेचिस, प्लस जो है आपका बोगी, ट्राई माउंट हो गया अल्को वाला। और जो इसका रहता है, इसमें देखिए लोड ट्रांसफ़र होता है सेंटर पिवट से 60% और साइड बीरर से 40%, ठीक है। बट यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है HHP लोकोमोटिव का बोगी हाई टेंसाइल कास्ट स्टील। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द एल्को लोको इंजन। कंप्रेशन रेशियो CR इक्वल टू क्या होता है ये जान लीजिए आपका। देखिए जब हमारा पिस्टन रोटेट करता है तो पूरा एंड तक नहीं पहुंच पाता, तो जब एंड तक नहीं पहुंचता है तो थोड़ा सा क्लियरेंस बाकी रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम क्लियरेंस बटे VC, यानी वॉल्यूम क्लियरेंस, यानी जब ये बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर के बीच का मतलब वो अनुपात हो गया, तो इसे हम कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। अगर कंप्रेशन रेशियो अधिक है तो थर्मल इफिशियंसी हाई होगा, ग्रेटर रहेगा। अगर CR ज़्यादा है तो मोर CR मोर थर्मल इफिशियंसी। अब यहाँ पर अल्को लोको का लेते हैं, तो अल्को लोको का होता है 11.75:1। ये अल्को लोको का है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर यहीं पर HHP लोको पूछ लेता, HHP लोको, यहाँ अल्को की जगह HHP, तो उसका हो जाता 16:1। HHP का कितना है? 16:1 कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। जब यही हम लोग देखिए स्पार्क इग्निशन लेते हैं आपका पेट्रोल का, तो वहाँ कितना रहता है? 6 से 10 कंप्रेशन रेशियो। और कंप्रेशन इग्निशन लेते हैं डीजल का, तो वहाँ पर 15 से 20 कंप्रेशन रेशियो जो पढ़ा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट कैन काज वाटर कंटामिनेशन विथ ल्यूब ऑयल इन डीजल इंजन। ये कह रहा है कि डीजल इंजन के ल्यूब ऑयल के साथ अगर पानी संदूषण हो जाए, कंटामिनेटेड कर दिया, तो क्या कारण हो सकता है उसका कि हमारा ये कंटामिनेटेड हो जाए? तो सिलेंडर हिट गैस्केट डैमेज, तो यस ये रहेगा कारण। पिस्टन रिंग वार्न आउट, तो ये तो नहीं हो सकता है। फॉल्टी फ्यूल इंजेक्टर, तो इससे भी नहीं। और एक्सेसिव आइडलिंग ऑफ द इंजन, नहीं, कंटामिनेशन होने का कारण ये है सिलेंडर हेड गैस्केट जो है ये डैमेज हो जाए। देन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न नंबर 31, व्हाट इज द, यहाँ पर पूछ रहा है, हम ले लिए इसको, व्हाट इज द प्रोबेबल काज ऑफ लो कंप्रेशन प्रेशर इन डीजल इंजन। लो कंप्रेशन प्रेशर इन डीजल इंजन, एक्सेस सिलेंडर लाइनर वियर हो जाएगा, तभी ये लो कंप्रेशन प्रेशर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विच इज़ नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ दिया है नॉट करेक्ट अबाउट द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ द डीजल इंजन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ये क्या आता है? मास ऑफ फ्लो रेट बटे पावर, यानी जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं तो पर आवर उसका आउटपुट क्या होगा, उसके इकोनॉमी को यूज करने के लिए हम ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन लेते हैं। तो मास फ्लो रेट को हम किलोग्राम पर आवर में डालते हैं और पावर को जो है किलोवाट में डालते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का किलोग्राम पर आवर किलोवाट, ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम टू प्रोड्यूस यूनिट पावर, यही इसका डेफिनेशन है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का। तो ये तो करेक्ट है,
ठीक है। मेजर द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम टू प्रोड्यूस द यूनिट पावर, ये सही है, तो यही तो हमने यूनिट निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये हाई इफिशिएंट इंजन विल हैव हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ये जो है थोड़ा गड़बड़ है। हाई इफिशिएंट इंजन जो है विल हैव स्पेसिफिक फ्यूल, हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन नहीं होता है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन वेरीज विद द साइज ऑफ द इंजन, यस, बड़ा साइज का रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, कम साइज का रहेगा तो कम रहेगा, तो ये तो सही है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैन वेरी विद द इंजन स्पीड एंड लोड, यस, जब हम गाड़ी में लगाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाते हैं तो बढ़ता है घटता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन वही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें कह रहा है नॉट करेक्ट, तो यही नहीं करेक्ट है। ये हाई इफिशिएंट इंजन विल हैव हाई स्पेसिफिक, ये नहीं होता है, ठीक है, विल हैव हाई रहता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर हो गया आपका। देखिए अब ये प्रश्न है 33, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्रैंक शाफ्ट स्पीड टू कैम शाफ्ट स्पीड इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है, 2 स्ट्रोक होता है और 4 स्ट्रोक होता है। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, 1 पावर स्ट्रोक होता है कैम शाफ्ट के 1 रेवोल्यूशन में, क्रैंक शाफ्ट के, ठीक है। और ये 1 पावर स्ट्रोक होता है क्रैंक शाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन में, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है क्रैंक शाफ्ट टू कैम शाफ्ट, तो क्रैंक शाफ्ट का यानी 2 और 1, तो ये 2:1 हो जाएगा 4 स्ट्रोक के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगर यही 2 स्ट्रोक होता तो 1:1 का रेशियो रहता है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट में। एज पर द RDSO शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन रिवीजन नंबर 4, डी चेक ऑफ 1400 HP DMU DPC ऑफ द कमिंस इंजन, कमिंस इंजन DMU की बात कर रहा है, डेमू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इसकी बात कर रहा है। ये जो है रिवीजन 4 के अनुसार हो गया है डी चेक। डी चेक जो होता है ये 18 मंथ पे रहता है, वही आंसर हो गया 18 मंथ प्लस माइनस 30 डेज डी चेक, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, विच वाल्व इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम ऑफ द DMU DPC, फिर पूछ रहा है DMU DPC इंजन, प्रोटेक्ट द ल्यूब ऑयल पंप फ्रॉम हाई प्रेशर एंड कंट्रोल द ल्यूब ऑयल डिस्चार्ज प्रेशर, यानी DMU DPC इंजन के ल्यूब तेल प्रणाली में कौन सा वाल्व तेल पंप को उच्च दबाव से बचाता है, उच्च दबाव से प्रेशर रिलीफ वाल्व रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट मे नॉट बी द काज ऑफ सिग्नल पासिंग एट डेंजर बाई लोको पायलट, स्पैट, SPAT, स्पैट, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, इसमें लोको पायलट्स वगैरह को SF5 दिया जाता है, मेजर पेनाल्टीज हो जाता है, यानी सिग्नल पास कर जाए, किस कारण से करा है कि व्हाट मे नॉट बी द काज, यहाँ पूछ रहा क्या कारण नहीं हो सकता है। इनएडिकेट रेस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द ड्यूटी, अगर लोको पायलट थका रहेगा तो चांसेज है कि वो गड़बड़ी कर सकता है। ओवर ड्यू लोड लर्निंग ऑफ द सेक्शन, ओवर ड्यू हो। पुअर क्वालिटी ऑफ फूड इन द रनिंग रूम, पुअर क्वालिटी से मतलब गाड़ी चलाने का कोई लॉजिक नहीं है। पुअर पावर ब्रेक पावर ऑफ द ट्रेन, देखिए ये तो कारण बन रहा है, और ओवर ड्यू लर्निंग ऑफ द सेक्शन ये भी है, और इनएडिकेट रेस्ट बिफोर ज्वाइनिंग ड्यूटी, तो ये कारण हो सकता है कि उसको नींद लग जाए, कुछ हो जाए तो सिग्नल पास कर जाए। बट पुअर क्वालिटी ऑफ द फूड इन रनिंग रूम ये कारण नहीं है, इससे मतलब सिग्नल पासिंग डेंजर का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट फॉर दिस आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फिर ये यहाँ देखिए क्या कर रहा है, G&SR जय जनरल एंड सब्सिडियरी रूल्स जो होता है ये जारी किया जाता है। प्रावधान के अनुसार यदि लोको पायलट को मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाते समय झटका महसूस होता है तो उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द लोको पायलट इन केस ऑफ ही एक्सपीरियंसिंग द जर्क ऑफ द व्हाइल ए मेल एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग, तो इन्फॉर्म टू द स्टेशन मास्टर ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन थ्रू वॉकी टाकी ऑफ द रनिंग ट्रेन विदाउट स्टॉपिंग, नहीं, स्टाफ हिज ट्रेन एट द नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन without clearing the block section and inform the station master, this one is the correct answer, option number B is the correct answer। अगला प्रश्न देखिए, which of the given option is not a common, फिर यहाँ नॉट की बात, नॉट आता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ कई बार, नॉट नहीं पढ़ता है आदमी तो अगला दोष लगा देता है। कॉमन टाइप ऑफ द डिफेक्ट दैट अल्ट्रासोनिक UST टेस्टिंग की बात कर रहा है, अल्ट्रासोनिक डिफेक्ट टेस्टिंग एक्सल,
तो क्रैक्स यूएसटी से पता चलता है, मटेरियल इंक्लूजन ये भी पता चलता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, करोजन नहीं पता चलता है, करोजन यूएसटी से नहीं पता चलता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट से नहीं पता चलता है, तो ये करेक्ट कारण नहीं है गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच इज़ नॉट ए फिक्स्ड सिग्नल, फिक्स्ड सिग्नल क्या नहीं है, देखिए होम सिग्नल फिक्स्ड सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल है, सेंटिंग सिग्नल, डिटोनेटिंग सिग्नल, ये तो डिटोनेटर लगाते हैं, तो ये फिक्स्ड सिग्नल नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ नॉट ए मैंडेटरी फील्ड रिक्वायर्स टू बी फील्ड बाई फॉर लॉजिंग ए कंप्लेंट थ्रू रेल मदद, रेल मदद के द्वारा क्या कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ देखिए पीएनआर नंबर रेल मदद में ज़रूरी होता है, ट्रेन नंबर तो लिखने पड़ेगा क्योंकि ट्रेन नंबर नहीं है, टाइप ऑफ कंप्लेंट भी लिखना पड़ता है, नेम ऑफ पैसेंजर ये ऑप्शनल है, ये वॉलंटरी रहता है, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ठीक है। अगला देखिए व्हाट शुड बी यूज्ड इन लिफ्टिंग ए कोच बाई 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन टू प्रिवेंट डैमेज टू द कोच बॉडी, कोच बॉडी को डैमेज न करे तो क्या है, कोच बॉडी को क्षति से बचाने के लिए 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन द्वारा उठाने में क्या उपयोग किया जाना चाहिए, तो लिफ्टिंग बीम यूज किया जाना चाहिए, और क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, लिफ्टिंग बीम। स्टील वायर रूप नहीं यूज किया जाता है, चेन स्लिंग्स ये भी टूट जाएगा, स्टील वायर रूप नहीं, लिफ्टिंग बीम रहता है, मतलब एक राड डाल करके दोनों तरफ से साथ में लिफ्ट करते हैं, उसे कहते हैं लिफ्टिंग बीम, ठीक है। तो कॉमन लॉजिक में भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट विल नॉट बी कवर्ड अंडर कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट, कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट में क्या कवर्ड नहीं है, देखिए डिरेलमेंट ऑफ द कोचेज ट्रेन लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ ये तो कवर्ड ही है, सिग्नल स्पैड जो है ये नॉन कॉन्सिक्वेंशियल में आता है, तो स्पैड को ही हम बना रहे हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर बी एक आंसर मिल गया, तो यही है विल नॉट बी कवर्ड कॉन्सिक्वेंशियल। बाकी एक्सीडेंटल एट लेवल क्रॉसिंग ये भी है, फायर भी है, यानी ए बी सी डी ई ये सब कॉन्सिक्वेंशियल में है, A1 से A4, B1 से B4, C1 से C4 और D1 से D4, ये कॉन्सिक्वेंशियल में है। इसके बाद जो A5, A6, B5, B6, B7 आते हैं, ये सब जो है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है, तो स्पैड उन्हीं में आता है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल में। अगला देखिए विच कोड कटिंग इक्विपमेंट इन ART ARMB इज यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स, ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और ARMB एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसमें कह रहा है कोल्ड कटिंग इक्विपमेंट्स में क्या मेकिंग होल, होल को मेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ट्राइपैनर यूज किया जाता है, ये हल्का सा छोटा सा गोला बनाने के लिए जो है आपका करके उसको बाद में उसको बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न है देखिए हु इज़ द चेयरपर्सन इन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, तो ये रहता है, इसको आपको याद रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अगला प्रश्न है देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDRF, NDRF यहाँ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोरम, तो ये तो फोर्स ही है, तो फोर्स है तो कौन सा है, जैसे RAF रैपिड एक्शन फोर्स, वैसे ही NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एज पर द इंडियन रेलवे एक्सीडेंट प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, इन केस ऑफ द सीरियस एक्सीडेंट विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग यक्स ग्रेसिया पेमेंट नेक्स्ट टू द किथ एंड किन ऑफ द इंजर्ड एंड डेथ पैसेंजर। भारतीय रेलवे दुर्घटना प्रोटोकॉल के अनुसार गंभीर परिणाम दुर्घटना के मामले में घायल और मृत यात्री के निकटतम परिजन को अनुग्रह राशि जो दिया जाता है वो कमर्शियल डिपार्टमेंट देखता है, ट्रैफिक तो ट्रैफिक संचालन का काम करता है, सेफ्टी वाले सेफ्टी का अकाउंट कमर्शियल डिपार्टमेंट यही देखता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए व्हाट टाइप ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन, 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन में ट्रेड ब्रेक, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक, ये आपका LHB में लगा है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक, और व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक किस में लगा है, ये आपका व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक आपके वंदे भारत में लगा हुआ है, ठीक है,
आपके वंदे भारत वाला ही आपके 140 टन क्रेन में भी लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एलएचबी में एक्सल माउंटेड डिस्क है, ट्रेड ब्रेक तो आपका आईसीएफ में है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक्स भी वंदे भारत में है। ठीक है, ईपी ब्रेक और ये डीएमयू में भी है। ठीक है, अब व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक जो है आपके वंदे भारत है 140 टन क्रेन में। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट सेफ मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन ड्यूरिंग रिस्टोरेशन वर्क। रिस्टोरेशन वर्क के संग कौन सा सुरक्षित तरीका नहीं है बोल रहा है। पार्किंग ब्रेक टू बी अप्लाइड कंडीशन, टू बी इन अप्लाइड कंडीशन, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन इनर रिगर एंड आउट रिगर, जॉय स्टिक ऑपरेशन टू बी डन स्मूथली, तो बिल्कुल सही है। सेफ लोड इंडिकेटर टू बी ओवर रिटन बाय द क्रेन ऑपरेटर इफ रिक्वायर्ड। देखिए ये सुरक्षित तरीका की नहीं लग रहा है। ठीक है, ये ओवरराइड नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो क्रेन ऑपरेटर द्वारा सुरक्षित लोड संगठन ओवरराइड नहीं किया जाता, तो दिस वन इज द नॉट सेफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए विच एलिमेंट मेक्स स्टेनलेस स्टील करोजन रेजिस्टेंस, वेनेडियम, सल्फर, क्रोमियम, कार्बन। क्या होता है इसमें, देखिए स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जो है आपका आप इसको करोजन रेजिस्टेंस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बी क्लास ओडीसी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ठीक है, ये ओडीसी ए बी सी रहता है। तो ए तो सेक्शनल स्पीड में चलता है, बी जो है ये 40 kmph और सी जो है 25 kmph, ये नॉमिनेटेड है। तो यहाँ पर कह रहा है बी क्लास ओडीसी, तो ये मैक्सिमम स्पीड 40 kmph, यही है इसका मैक्सिमम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए विच टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल एडॉप्ट प्रोसेस कास्टिंग मेथड टू अराइव एट द यूनिट कास्ट। ये क्या है, अब देखिए इन्हें ये वर्कशॉप से संबंधित है। वर्कशॉप में जो आता है क्वेश्चन वर्कशॉप से, उसमें है देखिए फाउंड्री अकाउंट्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील, ये प्रोसेस कास्टिंग में आता है। ये वर्कशॉप में कास्टिंग मेथड निकालते हैं, ये आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील हो गया या फाउंड्री अकाउंटिंग हो गया, ये प्रोसेस कास्टिंग में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील। दूसरा होता है साफ मैन्युफैक्चरिंग, साफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब कास्टिंग में आता है। तीसरा रोलिंग स्टॉक प्रोडक्शन, ये बैच कास्टिंग में आता है। रोलिंग स्टॉक प्रोडक्शन जो है बैच कास्टिंग में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोचेज जो है ये रोलिंग स्टॉक प्रोडक्शन है, तो ये बैच कास्टिंग में आएगा। या वैगन, ये देखो तो कोच एंड वैगन ये दोनों, और लोकोमोटिव, ये सब रोलिंग स्टॉक प्रोडक्शन है, तो बैच कास्टिंग में आएगा। यूनिट रिपेयर कास्टिंग ऑफ द पीओएच, ये रिवाइज्ड कास्टिंग में आएगा। तो ये 4 तरह के कास्टिंग है, प्रोसेस कास्टिंग, जॉब कास्टिंग, बैच कास्टिंग एंड रिवाइज्ड कास्टिंग। रिवाइज्ड कास्टिंग में पीओएच वगैरह, यूनिट रिपेयर आता है जो आपका सिक होकर के जाते हैं गाड़ियाँ, पीओएच करते हैं उनका। बैच कास्टिंग में रोलिंग स्टॉक प्रोडक्शन, तो रोलिंग स्टॉक में सभी आते हैं, लोकोमोटिव, कोच और वैगन्स, ये हो गया। और फाउंड्री अकाउंट्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील फाउंड्री शॉप से ही बनता है, तो वहाँ पर प्रोसेस कास्टिंग है। और शॉप मैन्युफैक्चरिंग जो किए जाते हैं शॉप में, तो जॉब कास्टिंग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग ऑफ ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द रेलवे वर्कशॉप एट द फैक्ट्री एक्ट 1948। एक ऑक्यूपायर जो होता है जिसके अंडर में वह वर्कशॉप संचालित किया जाता है, तो इसको पूछ रहा है कि अपॉइंटिंग कौन है। ऑक्यूपायर के रूप में तो CWM रहते हैं, जैसे वर्कशॉप का रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन उसका अपॉइंट करेगा। कारखाना में, वर्कशॉप में कारखाने के अधिभोगी की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार, तो कई जगह CWM रहते हैं, कई जगह चीफ इंजीनियर होते हैं, तो वो पावर जो है GM को है, जनरल मैनेजर को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न विच सेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन PCO, ठीक है, सर्टिफाई द जॉब कार्ड ऑफ द एंड रूट कार्ड। तो जॉब कार्ड, रूट कार्ड, ये सब PCO वालों का ही काम है। इंस्पेक्शन प्रोसेस और रेट फिक्सिंग सेक्शन, ये सब PCO का है, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, जो वर्कशॉप में रहता है। ठीक है, तो उसमें से ये पूछ रहा है जॉब कार्ड एंड रूट कार्ड सर्टिफाई करने का काम किस सेक्शन का है। उसमें जो PCO में रहता है सेक्शन, इंस्पेक्शन सेक्शन, उसी का काम होता है जॉब कार्ड एंड रूट कार्ड के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए
विच इज़ करेक्ट अबाउट द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम फॉलोड इन इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, यानी GIS वाला, GIS ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में कराए कि क्या करेक्ट है। Allowed time is so fixed that an individual worker are normal ability may earn incentive up to 33.5%, ठीक है। Incentive earning is not linked with the targeted out turn of the entire production work. Staff are categorized as direct, essential, indirect and direct for the purpose of incentive. Ideal time can only be booked on account of the power failure एक्सीडिंग 1 आवर। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है, तो करेक्ट GIS के लिए क्या है, इसमें करेक्ट केवल यही है, आइडियल टाइम कैन ओनली बी बुक्ड ऑन अकाउंट ऑफ पावर फेल्योर एक्सीडिंग 1, यानी बाकी किसी के लिए आइडियल टाइम नहीं दिया जाता है, मैन मटेरियल के लिए नहीं। स्टाफ आर कैटेगराइज्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपके CLW में है, ठीक है। CLW यहाँ साप वाइज रहता है, ठीक है, प्रोडक्शन साप और सपोर्ट साप के लिए रहता है। इंसेंटिव अर्निंग इज नॉट लिंक्ड, यस ये तो लिंक्ड है, 33% नहीं या 50% है, तो ये सब CLW से है, बाकी ये जो है यही करेक्ट है। देखिए यहाँ करा है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टू वर्क, मैक्सिमम 48 घंटा काम कर सकता है आदमी, करा है, बट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा आवर्स वर्क ऑन पेमेंट ऑफ द ओवर टाइम इन ए वीक, सप्ताह में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सप्ताह में 60 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है अंडर विच एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर इज इंश्योर्ड, एम्प्लॉयर के द्वारा यानी किस अधिनियम के तहत नियोक्ता द्वारा शोषण खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटर, मिनिमम पेमेंट एंड वेजेज एक्ट। तो यहाँ पर जो है ये सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ये जो है ट्रेड यूनियन एक्ट के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार तो मिनिमम वर्किंग आवर्स और उसका पेमेंट और ओवर पेमेंट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, नियोक्ता के बीच में विवाद होता है उसको डिस्प्यूट करते हैं। पेमेंट एंड वेजेज एक्ट के अनुसार सही समय पर पेमेंट देने के लिए और उचित पेमेंट देने के लिए है, ठीक है, वो मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार मिनिमम वेजेज देने का है। तो यहाँ ट्रेड यूनियन एक्ट है जो सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए, विच इज ए पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर पब्लिक सेक्टर यानी PSUs कौन सा है, राइट्स, रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विसेज ये तो है ही, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकान इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सभी है, सभी जो है PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही है। लाइक दैट IRCTC भी है, CTC है, ठीक है, ये सभी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग साप इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रोडक्शन साप इन ए वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट, कौन सा साप प्रोडक्शन साप नहीं माना जाता है, तो हमने बताया साप जो है प्रोडक्शन साप, व्हील साप, बॉडी रिपेयर साप, पेंट साप एंड मिलराइट साप। तो मिलराइट साप जो है ये प्रोडक्शन के लिए नहीं माना जाता है। प्रोडक्शन साप क्या रहता है, ये MNP वाला साप है, मशीनरी एंड प्लांट। मिलराइट साप जो है तो ये नहीं माना जाता है, बाकी सभी साप प्रोडक्शन साप माने जाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं माना जाता है, तो करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट PU पेंटिंग एज कम्पेयर टू एल्काइड पेंटिंग, PU पेंट नॉट करेक्ट अबाउट PU पेंटिंग, नॉट करेक्ट की बात है। बेटर अब्रेसिव रेजिस्टेंस, बेटर करोजन रेजिस्टेंस, लो कास्ट, बेटर ग्लोज रिटेंशन। अब ये देखिए एल्काइड है, PU पेंटिंग है, पॉली यूरेथ्रीन पेंटिंग, ये जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो बेटर अब्रेसिव रेजिस्टेंस तो रहता है। इसके कंपेरिजन में पूछ रहा है करेक्ट क्या नहीं है PU पेंटिंग के बारे में। बेटर करोजन रेजिस्टेंस होता ही है, यही सब खासियत है एल्काइड की अपेक्षा PU का। लो कास्ट नहीं, ये हाई कास्ट आता है। और बेटर ग्लॉस रिटेंशन, बेहतर चमक प्रतिधारण, ये तो रहता ही है, तो ये भी रहता है, तो यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये कामलाजी की, इसमें PU में काफ़ी कास्टली पड़ता है एल्काइड की अपेक्षा, तो ये लो कास्ट इसमें करेक्ट नहीं है। अगला देखिए, विच इज़ नॉट ए सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द पेंट, जो कोच में पेंट लगाते हैं या कहीं भी लगाते हो पेंट, तो क्या इसमें बता रहा है कि सरफेस नॉट ए सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस, सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस क्या नहीं है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द पेंट। वेट फ्लैटरिंग, गीला समतलीकरण, पेंट के पहले गीला समतलीकरण। हार्ड फॉस्फेटिंग, ये तो है। शॉर्ट ब्लास्टिंग, ये भी किया जाता है, पेंटिंग के पहले किया जाता है। स्क्रैपिंग किया जाता है खरोच करके।
पेंट करने के पहले देखिए वेट फ्लैटरिंग ये कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पूछ रहा है पेंट लगाने से पहले कौन सी एक सतह को साफ करने की प्रक्रिया नहीं है, तो वेट फ्लैटरिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर अब हम प्रश्न पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 61, द डिफेक्ट ऑफ रप्चरिंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द पेंट फिल्म इज कॉल्ड। पेंट फिल्म का देखिए जैसे रहता है ना रेक्सिन्स वगैरह का जो ऊपर का लेयर निकल जाता है तो हमने कहते हैं पीलिंग ऑफ हो गया, तो यानी पीलिंग कहते हैं उसको, ऊपरी लेयर निकल जाना, दैट इज़ कॉल्ड पीलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिकल फायर इज कैटेगराइज्ड एड। विद्युत अग्नि को किस प्रकार के वर्गीकृत किया गया है, तो देखिए ये क्लास में कौन सा आता है, ये क्लास में ऊड वगैरह कंबस्टिबल रहता है। कंबस्टिबल जैसे ऊड हो गए, पेपर हो गए, ये सब ए क्लास में आते हैं। बी क्लास में क्या है, फ्लेमेबल रहता है, लाइक दैट, जैसे पेंट हो गया और बाकी के ऑयल हो गए, पेट्रोल हो गए, ये सब आते हैं। सी क्लास में इलेक्ट्रिकल आता है, इलेक्ट्रिकल सी क्लास, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ई क्लास होता नहीं है, के क्लास और डी क्लास रहता है। डी क्लास में क्या आ जाता है, डी क्लास में आ जाते हैं ये जो रहते हैं कंबस्टिबल मेटल्स रहते हैं, लाइक दैट मैग्नीशियम हो गए या सोडियम वगैरह हो गए, ये आपके उसमें आते हैं। और के वाले में आ जाता है आपका वेज आयल वगैरह, वेजिटेबल आयल्स या घी वगैरह रहते हैं, ये आते हैं, ये आपके के में आते हैं। तो ई तो कुछ है नहीं। सी क्लास में इलेक्ट्रिकल आता है, स्विच वगैरह हो गए, वायर वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिकल क्लास में। अगला प्रश्न है, विच वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो देखिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन नहीं यूज करता है, कंज्यूमेबल नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो ये रहता है मैनुअल आर्क वेल्डिंग में यूज होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में यूज होता है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इसमें नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देने का है। टिग वेल्डिंग नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, और मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल यूज किया जाता है, कंज्यूमेबल्स यूज्ड होता है, यूज्ड, ठीक है, टिग में नहीं होता है, ठीक। इन ए कास्टिंग प्रोसेस ए कॉलम ऑफ मोल्टन मेटल प्लेस्ड इन द मोल्ड टू फीड द कास्टिंग एट द श्रिंक एंड सॉल्टिफाई इज नोन एज। ढलाई प्रक्रिया में ढलाई को ठोस बनाने और सिकुड़ने के लिए सांचे में रखा गया पिघला हुआ धातु का स्तंभ, थोड़ा सा राइजर कहते हैं उसको, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइजर, ठीक है। कास्टिंग का सवाल है, कास्टिंग में पूछा गया है। देखिए व्हाट इज़ द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग में इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, मोल्ड है, पैटर्न है, डाई है या कोर है। देखिए इसमें क्या होता है, जो फोर्ज प्रोसेस में क्या है, फोर्जिंग प्रोसेस में डाई जो है ये रहना ही चाहिए, तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी। अगला प्रश्न क्या है, देखिए विच वन ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस इज नॉट ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। NDT टेस्ट नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, तो अल्ट्रासोनिक UST टेस्ट तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिसमें जो हम जिस पार्ट को टेस्ट कर रहे हैं वो टूटे नहीं, तो उसको कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब उसको हम रीयूज कर सकें, सैंपल को हम यूज कर सकें, ऐसा टेस्ट किया जाए कि सैंपल को यूज किया जा सके, उसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इम्पैक्ट टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट MPT, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, ये देखिए ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव है, केवल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं है। इम्पैक्ट टेस्ट मतलब कि उसको रख करके तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ट्राई करेंगे, तोड़ देंगे तो वो इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, तो सैंपल तो टूट गया, तो वो यूज में नहीं हो सकता है, सो दैट इट इज़ ए मतलब टेस्टिंग प्रोसेस में नॉट ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो यही है अल्ट्रासोनिक। अगला प्रश्न देखिए, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज नॉट यूज, फिर यहाँ नॉट यूज फॉर सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में क्या नहीं यूज किया जाता है, सतह कठोरीकरण के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, टेम्परिंग, साइनाइडिंग। तो देखिए इन तीनों में लाइक दैट, देखिए तीनों में कार्बोराइजिंग सतही के कार्बोराइज करते हैं, नाइट्राइड करते हैं, साइनाइड करते हैं, ये हार्डनिंग का प्रोसेस है, लेकिन हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करते हैं, ये सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, बट सरफेस हार्डनिंग में कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग यूज करते हैं।
मशीनिंग ऑपरेशन विच यूजेज कटर्स हैविंग मल्टीपल कटिंग एज। मिलिंग शेपिंग में देखिए एक ही रहता है, टर्निंग में एक ही रहता है, प्लेनिंग में एक ही रहता है, मिलिंग में जो है मल्टीपल कटिंग ऑपरेशंस एक साथ रहते हैं, कटिंग एज रहते हैं, मल्टीपल कटिंग एज, तो ये मिलिंग मशीन में होता है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द स्पीड इंडिकेटर बोर्ड प्लेस्ड एलॉन्ग साइड द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के किनारे लगे गति सूचक बोर्ड का आकार कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, या स्क्वायर होता है, या हॉरिजॉन्टल विथ फिश टेल्ड रहता है? जो वहाँ पर स्पीड्स दिए रहते हैं ना ट्रैक के बगल में, वो ट्रायंगुलर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, विच इज़ द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द रेलवे वर्किंग टाइम टेबल। रेलवे वर्किंग टाइम टेबल WTT कौन होता है, इशू करता है? डिवीजन इशू करता है, सभी डिवीजन के लिए अलग अलग होता है वर्किंग टाइम टेबल। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है? परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता ही है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है, टेम्प्रोरी स्पीड नहीं रहता है, इंजीनियरिंग अलाउंसेज ये रहता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। तो इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट कम्स अंडर द बी रीजन। बी रीजन में कौन सा नहीं आता? तो देखिए OLR जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो है यहाँ दिया है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जो 1976 में पारित हुआ था। तो इस रूल के अनुसार जो है 3 रीजन में बांटा गया है, क, ख और ग। क में कुल 10 राज्य हैं इंक्लूडिंग दिल्ली जो कि नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटोरी है। तो 10 राज्य और जो है एक आपका यूनियन टेरिटोरी है अंडमान निकोबार। ठीक है, इसमें जो है 3 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटोरी हैं। तो 3 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब आपके ख क्षेत्र में आ गए। ये सब किस में आ गए? ख क्षेत्र में। और 3 यूनियन टेरिटोरी में आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा और दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, तो ये आपके आ गए। और ग क्षेत्र में जो क और ख में नहीं आते वो सभी राज्य ग क्षेत्र में आएंगे। तो इस तरह से आपके इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि यहाँ पर कह रहा है डू नॉट कम्स अंडर द बी रीजन। बी रीजन में कौन नहीं आता? तो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र में भी नहीं आता है, इसलिए ये ग में आएगा। अगला देखिए, विच कोर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू हिंदी एट द 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो यहाँ पर ये 10th स्टैंडर्ड लेवल में कौन सा होता है? तो सबसे प्राइमरी जो रहता है वो है प्रबोध, इसको प्राइमरी कहते हैं, ये 5th लेवल का होता है। फिर जो है आपका प्रवीण है, प्रवीण जो है ये 8th लेवल का होता है, माध्यमिक लेवल। और प्राज्ञ जो होता है ये 10th लेवल का होता है, 10th लेवल। ठीक है, पारंगत ये नया आया है, ये इसमें वही है कि जो लोग मतलब आगे है, प्रवीण के बाद का है, तो जिनको कार्य करने में विशेष प्रवीणता प्राप्त है वो उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उनको पारंगत कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों स्टैंडर्ड दिया गया है। तो इस पर पूछ रहा है 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड इज प्राज्ञ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अंडर सेक्शन 3/3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये कब हुआ? 1963 में, 1963 में। तो इसको आपको बराबर याद रखना है कि 1963 में तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया। अब ये कैसे रहा? मतलब 10 मई 1963 को ये पारित हुआ एक्ट। इस एक्ट में धारा 3/3 के तहत जो है पूछ रहा है क्या हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया जा सकता है। तो इस नियम के तहत 14 कागजात जो हैं, कागजात आपके हिंदी में जारी किए जाते हैं। अब हिंदी में कौन कौन से 14 कागजात जारी किए जा सकते हैं? वो है आपका नंबर 1 है जनरल आर्डर्स, नंबर 2 है नोटिफिकेशन, लिखते जाइएगा, नंबर 3 है नोटिसेज, नंबर 4 है प्रेस कम्युनिकेशंस या प्रेस नोट, 5वां है संविदास कॉन्ट्रैक्ट्स, और 6ठा है एग्रीमेंट्स, 7वां है लाइसेंस, 8वां है परमिट्स, 9वां है टेंडर फॉर्म्स एंड नोटिसेज, 10वां है रेजोल्यूशंस, 11 है नियम्स रूल्स जिसे कहते हैं, 12 है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पेपर सेट बिफोर द पार्लियामेंट,
और 13वां है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अदर रिपोर्ट्स लेट बिफोर द पार्लियामेंट, और 14वां है एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स अदर देन लेट डाउन बिफोर द पार्लियामेंट। तो ये 14 कागजात हैं जिसमें आपका टेंडर, प्रेस, जनरल विज्ञप्ति सब है, इसलिए इसमें से हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपको ये पता हो कि क्षेत्रीय जो है इसमें 3 होते हैं, एक प्रकार से जानिए, हम यहाँ तीनों बता दे रहे हैं। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। और रेलवे में है क्षेत्रीय जो है राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जीएम साहब होंगे। ठीक है, और मंडल स्तर पर जो है ये होते हैं डीआरओ। तो आपको यहाँ तीनों पता चल गया। तो यहाँ क्षेत्रीय पूछ रहा है तो क्षेत्रीय में आ गया जनरल मैनेजर। तो ये क्षेत्रीय और मंडल जो रहता है इनका वर्ष में हर 4 बार होता है, यानी 3 महीने में एक बार बैठक होती है, और एक होता है टाउनशिप नगर, टाउनशिप का मंडल बैठक केंद्रीय समिति होता है। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, ये सब चेयरमैन की बात कर रहा है यहाँ पर, देखिए चेयरमैन की बात। तो इसके नगर वाले टाउनशिप ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं उस सिटी के सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर जो रहेगा वो होगा, और इसकी बैठक साल में 2 बार यानी 6 महीने में एक बार होता है, एक बार। ठीक, तो ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। अगला देखिए, व्हेन इज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड। हिंदी डे राजभाषा कब हुआ था? 14 सितंबर 1963 को राजभाषा एक्ट 1949 को ये संविधान सभा में शामिल कर लिया गया राजभाषा। तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। कई बार आता है विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को 10 जैन को आता है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है 8वां शेड्यूल, मतलब 8th शेड्यूल जो हुआ इसमें क्या है, वेरी इनिशियल में 14 लैंग्वेज थे। बाद में क्या हो गया कि जैसे सिंधी जोड़ा गया, ये 1963 में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन में, 21वां संविधान 21st में। ठीक है, फिर आपका 3 भाषा जोड़ दिया गया, नेपाली, कोंकणी और आपका मणिपुरी। ये हो गया, ये 1963 में जोड़ा गया था, ये 1992 में जोड़ दिया गया। किसमें? 71वें संविधान संशोधन में 71st में। और फिर उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैंथली। ये कब जोड़ा गया? ये 2003 में जोड़ दिया गया। 21 और 71 जोड़ लो तो 92वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया। तो इस प्रकार से अभी कुल मिलाकर के 22 भाषा है। तो ये आपका 22 हो गया। ठीक है, ये 14, 1 15, 15 3 18, 4 22 भाषा जोड़ दिए गए हैं, जिसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा फॉरेन लैंग्वेज है। तो उसमें एक नेपाली ही है जो फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द हिंदी वर्ड सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द देखिए, मनोहर, कुशल, संवेदना, निपुण। तो इसका पर्यायवाची शब्द है मनोहर। ठीक है, सुंदर मतलब बढ़िया, मनोहर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 80 देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन देख रहा है। सस्पेंशन का निलंबन, तो ये तो सही है। और यहाँ पर सेटलमेंट, समाधान, ये भी सही है। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश, यहाँ समझौता लिखा गया है, कंप्रोमाइज, तो ये नहीं है। एग्जीक्यूटेड, निष्पासित, ये है। तो
तो यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। चूँकि यहाँ कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये सी वाला जो है ये नहीं है। तो इस तरह आपके 10 क्वेश्चन हिंदी के तैयार हो गए। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अब हम आ गए पार्ट बी में। पार्ट बी अब 30 क्वेश्चन रहेगा, ये 30 क्वेश्चन कंपलसरी है। तो पार्ट बी का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। द मिनिमम मेडिकल कैटेगरी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फॉर प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट के लिए करता है तो A3, B2, B3 और C1 यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार जो है आपका हो जाएगा। ये जानिए, जैसे A1 तो लोको पायलट वगैरह के लिए होता है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रहता है। A2 जो है जनरली स्टेशन मैनेजर के लिए लिया जाता है या स्टेशन मास्टर के लिए। जो जेई के लिए है प्रोडक्शन यूनिट में, वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सी लिया या C1 लिया जाता है। और अगर जेई ओपन लाइन के लिए लिया जाता है तो वहाँ पर A3 या B2 लिया जाता है। ठीक है, तो ये अगर ओपन लाइन होता तो यहाँ पर ये रहता है B2, बट यहाँ प्रोडक्शन यूनिट पूछा है तो C1 रहता है। विच इज नॉट करेक्ट फॉर द चाइल्ड केयर लीव, CCL की बात कर रहा है। CCL की बात, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव क्या रहता है? ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय कैन अवेल 730 डेज फॉर चाइल्ड केयर लीव ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। तो ये करेक्ट है। यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो किसी को भी 730 दिन के लिए मिलता है। किसको? सिंगल मेल पुरुष हो या फीमेल रेलवे एम्प्लॉय हो, उसको 730 डेज का लिए मिलता है। फर्स्ट 365 डेज के लिए 100% पेमेंट मिलता है सैलरी, और नेक्स्ट 365 डेज के लिए जो है 80% ऑफ द सैलरी मिलता है। इसको साल में 3 बार लिया जाता है, 3 टाइम्स। ठीक है, और मिनिमम जो है वो 5 दिन का लिया जाना चाहिए। अब ये कंडीशंस देख लेते हैं। चाइल्ड केयर लीव कैन बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ द लीव, ये भी सही है। द एम्प्लॉय विल गेट द फुल सैलरी फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ द 730। ये गलत है, चूँकि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए सिंगल मेल रेलवे एम्प्लॉय कैन आल्सो अवेल, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि सिंगल मेल एम्प्लॉय या फीमेल एम्प्लॉय दोनों को 730 डेज का CCL मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज नॉट करेक्ट। फिर यहाँ नॉट करेक्ट फॉर द MACP स्कीम क्या होता है? मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या है कि इसमें 6वें वेतन आयोग में, यह सही है, 6वें वेतन आयोग से ही ये मिलना शुरू हुआ है और 1/9/2008 से लागू हुआ है, 6th पे कमीशन के बाद, 6 CPC। ठीक है, और इसमें जो APR होता है आपका, APAR यानी जिसको CR कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये वेरी गुड होना चाहिए। 10, 20 और 30 साल बाद जो है आपको मिलता है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि नॉट करेक्ट, इंट्रोड्यूस 6वें वेतन आयोग में सही है। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ग्रांटेड टू द एन एम्प्लॉय फॉर 3 टाइम्स इन द सर्विस पीरियड इन केस ऑफ नो प्रमोशन। यही है, नो प्रमोशन हो तो 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद 3 बार इसमें मिलता है। सीनियरिटी ऑफ द कंसर्न स्टाफ गेट्स चेंज विद द MACP। अलाउंसेज एयर पर द प्रोविजन आल्सो इंक्रीज विद द ग्रांट ऑफ MACP। तो इसमें कह रहा है नॉट करेक्ट, तो नॉट यही है, सीनियरिटी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कह रहा है ना नो प्रमोशन के कंडीशन में ही तो उसको MACP मिलता है। यानी अगर कोई 4200 की ग्रेड में है तो उसको 4600 ग्रेड मिल जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, बट प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर वो JE है तो वो SSC नहीं बन जाएगा, वो JE ही रहेगा, लेकिन MACP के थ्रू 4600 ग्रेड। अगला प्रश्न देखिए, द सर्विस रिकॉर्ड फॉर द गस्टेड ऑफिसर ऑफ द मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ विच डिपार्टमेंट। तो जो गस्टेड अफसर होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, इनका जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है रखा जाता है सर्विस रिकॉर्ड। अगला प्रश्न देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी चार्ज टू कैपिटल। देखिए, अभी मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया है रेलवे बजट एंड डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, तो उसको आप लोग देख लीजिए। उसमें रिवेन्यू और जो है मैंने कैपिटल को बताया है। कैपिटल जो होता है ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, नए एसेट को लिए यूज करते हैं, न्यू एसेट बनाने के लिए, लाइक दैट, जैसे ट्रैक बिछाना हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना हो, स्टेशन बनाना हो, उसके लिए होता है तो कैपिटल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन, बाकी सब जो है 1 से 15 तक के अष्टवाइल डिमांड जो पहले बोले जाते थे वो डिमांड रिवेन्यू कहलाते हैं, और केवल डिमांड नंबर 16 जो ओनली है ये कैपिटल डिमांड कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, यहाँ नॉट टू बी चार्ज अंडर कैपिटल।
तो कैपिटल देखिए गेज कन्वर्जन में किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। और अगला क्या है, क्या कर सकते हैं, इसमें बता रहा है सेटअप न्यू प्रोडक्शन यूनिट, तो मैंने कहा नया, यस कैपिटल के लिए जो कि इसको बढ़ाएगा। और यार्ड रिमॉडलिंग, इसके लिए भी कैपिटल यूज होगा, इन तीनों के लिए कैपिटल होगा। मैकेनाइड क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एमसीसी जो है ये चल रहा है कोचिंग क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये रिवेन्यू में आएगा, यानी 1 से 15 के अंतर्गत आएगा रिवेन्यू में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द रिवेन्यू अर्निंग ऑफ रेलवे इज नॉट कंसिडर्ड एज सन्ड्री रिवेन्यू। सन्ड्री रिवेन्यू देखिए यक्स वाई जेड, यक्स जो है आपका कोचिंग अर्निंग्स है, वाई जो है गुड्स अर्निंग्स है, और जेड जो है ये आपका सन्ड्री अर्निंग मतलब मिसलेनियस में आता है। अब इसमें अर्निंग फ्रॉम द कमर्शियल पब्लिसिटी, अर्निंग फ्रॉम द कैटरिंग, अर्निंग फ्रॉम पार्सल ट्रैफिक, अर्निंग फ्रॉम द नॉन फेयर रिवेन्यू। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा अर्निंग नहीं आएगा, सन्ड्री अर्निंग में नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो हमने बता दिया कि कोचिंग में गुड्स में जो नहीं रहेगा वो जो है आपका मिसलेनियस में यानी सन्ड्री अर्निंग में आ जाएगा। तो जो जैसे पार्सल ट्रैफिक है तो ये तो आपके गुड्स अर्निंग में आ जाएगा। तो यही छोड़ के बाकी अर्निंग फ्रॉम कैटरिंग, कमर्शियल पब्लिसिटी हो रहा है, नॉन फेयर रेवेन्यू हो रहा है, पार्किंग हो गए हैं, ये सब सारी चीज़ सन्ड्री अर्निंग में से आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जबकि ट्रैफिक, पार्सल ट्रैफिक से जो है ये अर्निंग आपका सन्ड्री अर्निंग में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मज़ेदार है, प्रश्न बढ़िया है। अब इसमें क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क अंडर PH 42, प्लान हेड 42 के अंदर वर्क्स जो है विच कैन बी सैंक्शनड अंडर द GM's पावर। GM का जो पावर दिया गया है उसमें है कि अंडर 10 करोड़ GM का पावर दिया गया है कि PH 42 के तहत कार्य का अधिकतम मूल्य क्या है जिसे GM की क्षमता के तहत मंजूरी दिया जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज 10 करोड़ रुपीज। अगला देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, ये देखिए PH किसके लिए, PH 42 आपका वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है विच ऑफ द पास कैन नॉट बी विड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, HRMS, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास यस दिया जा सकता है, विडो पास दिया जा सकता है, चेक पास दिया जा सकता है, स्कूल पास फॉर बोनाफाइड स्टूडेंट यही कह रहा है कि कैन नॉट बी गिवन विड्रॉन, कैन नॉट बी गिवन, ये फिजिकल पास होता है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से नहीं दिया जा सकता, इस पर अप्रूवल लगता है। और जैसा कि आपको सभी पता है कि अभी आज की डेट में पास और PTO जो है इनकी वैलिडिटी जो है ये कितना हो गया है, 4 मंथ हो गया है, ठीक है। ये सब रिवाइज होते रहते हैं, जैसे ऊपर का ये 10 करोड़ भी रिवाइज होता रहता है, कभी नया आ गया तो कुछ अलग चेंज हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन यूज्ड फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट फॉर इंडियन रेलवे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए इसमें से कौन सा चीज़ यूज किया जाता है, देखिए हेल्थ मैनेजमेंट, अब देखिए ये क्या है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हॉस्पिटल के लिए क्या रहता है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपका HMIS आजकल चालू हो गया है। उम्मीद जो है यूनिक, तो ये क्या है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर अर्पण क्या है, अर्पण जो है रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए है, इसको कहते हैं एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, दिस इज फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए तो HMIS, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट परसेंटेज फॉर कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन जो होता है ये मैक्सिमम 40% दिया गया है, यानी आपका जितना पेंशन मिल रहा है उसका 40% दे करके आप कम्यूट कर लीजिए, यानी टोटल फंड उसका जितना वैल्यू रहेगा
उसमें एक फैक्टर रहता है, इस फैक्टर के अनुसार जो है वो आपको आपके पेंशन फंड के साथ में सब कुछ जोड़ करके 40% जो है आपका कैलकुलेट करके आपको लमसम दे दिया जाता है फैक्टर के अनुसार। और ये इससे क्या होता है, पेंशन आपका रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा पेंशन, जो कि 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर्स जो है ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर स्टेट कर लेगा। तो 40% मैक्सिमम जो है कम्यूट कर सकते हैं अपना पेंशन जो है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट इंटाइटलमेंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। व्हाट इज द करेक्ट इंटाइटलमेंट, निलंबन अवधि के दौरान निलंबित रेलवे कर्मचारी का सही अधिकार क्या है। इंटाइटल टू फुल सैलरी, इंटाइटल फॉर द LAP, इंटाइटल फॉर लीव हेडक्वार्टर विदाउट परमिशन, इंटाइटल फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए, अगर कोई आदमी सस्पेंड है तो सस्पेंशन के पीरियड में उसको उसका सैलरी जो है 50% हो जाता है, मतलब वो चेक किया जाता है कितना दिया जाएगा कितना नहीं दिया जाएगा। इंटाइटल फॉर द LAP के कंडीशन में क्या हो जाता है कि जितना दिन वो सस्पेंस है उसके प्रपोर्शनेट में उसका LAP मिलता है। जैसे एक मंथ में 2.5 दिन का LAP मिलता है, आपके ऐड किया जाता है, तो मान लीजिए कोई आदमी 1 महीने सस्पेंड रहा तो 2.5 दिन का LAP कम हो जाएगा, यानी जो 30 डेज मिलता है पूरे साल में वो उसी के प्रपोर्शनेट में कम हो जाएगा। इंटाइटलमेंट टू लीव हेडक्वार्टर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन तो हेडक्वार्टर भी नहीं छोड़ सकता है। तो इंटाइटलमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो ये जो है उस पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 92 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर पेनाल्टी। नॉट ए मेजर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी कौन सा नहीं है, तो रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ पेक्यूनियरी लॉस काज्ड टू गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर, दिस इज कम्स अंडर द SF 11, यानी माइनर पेनाल्टी में आता है, माइनर पेनाल्टी में। तो यही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये जो है ये सब तीनों आपके आते हैं, ये सब 5 के तहत दिया जाता है और ये आते हैं मेजर पेनाल्टी में, ठीक है, मेजर पेनाल्टी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ द LAP ड्यूरिंग सर्विस इज। मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, देखिए पर ईयर ले सकते हैं, मतलब 2 साल का भी आज की डेट में ब्लॉक बन गया है, तो इस 2 साल के ब्लॉक में आप एवरी 2 ईयर्स के गैप में ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 6 बार ले सकते हैं, तो 6 बार ले सकते हैं, एक बार में 10 दिन का LAP आपको माइनस करना पड़ता है, तो यानी टोटल 6 बार में 60 दिन का आप लीव इनकैशमेंट सर्विस में ले सकते हैं, तो ये हो गया 60 डेज। और जिस समय आप LAP ले रहे हैं मिनिमम जो है आपके LAP अकाउंट में जो है 30 दिन का होना चाहिए, 30 डेज का, तो ये आपके LAP के बारे में हो गया। और जिस समय रिटायरमेंट हो रहे हैं उस समय मैक्सिमम 300 डेज का LAP आपका इनकैश मिलेगा। ये ड्यू आफ्टर रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होंगे तब की बात कर रहा है, बट यहाँ ड्यूरिंग सर्विस की बात कर रहा है, तो 6 बार ले सकते हैं, 60 डेज का ले सकते हैं। विच मॉड्यूल इज नॉट अवेलेबल इन HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सा मॉड्यूल नहीं है। देखिए पास मॉड्यूल तो अवेलेबल है भाई, HRMS के थ्रू ही हम पास लेते हैं। DAR मॉड्यूल, लीव मॉड्यूल, कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल, ये सब इतने मॉड्यूल उन्होंने जोड़ दिए हैं कि इसमें आपको जानना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए लीव मॉड्यूल तो आपका है LAP वगैरह CL वगैरह सब आपके HRMS के थ्रू ही आज की डेट में मिलता है। कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल भी आपके उसमें है। केवल D&AR, डिसिप्लिन एंड अपील रूल मॉड्यूल नहीं है आपके HRMS में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, अप टू व्हाट वैल्यू ऑफ द टेंडर सीनियर स्केल ऑफिसर ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कैन बी टेंडर कमेटी मेंबर फॉर वर्क इन्वाइटेड थ्रू ओपन टेंडर। कार्यकारी सीनियर स्केल अधिकारी को निविदा के कितने मूल्य तक निविदा समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ जान लीजिए कि ये टेंडर कमेटी में मेंबर कितने रहते हैं, 3 मेंबर होते हैं। कौन रहते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी जो जिसका टेंडर है, प्लस एक उससे एसोसिएट सिस्टर कंसर्न रहेगा जो उससे ही एसोसिएट रहेगा, तीसरा रहता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रहता है। ये 3 लोग जो है इसके टेंडर कमेटी के समिति बनाए जाते हैं। बट यहाँ पूछ रहा है सीनियर स्केल अफसर, सीनियर टाइम स्केल अफसर जो है, सीनियर स्केल का अफसर जो है वो अगर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का है तो कितने तक का, तो वो है लिमिट 4 करोड़ रुपए तक
ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट है। अगर वही पूछ लिया जाता जेएजी या एसजी ग्रेड का तो ये अप टू 20 करोड़ तक का है। ये सब समय समय पर जो है शेड्यूल ऑफ पावर के तहत चेंज किए जाते हैं। तो राइट नाउ जो है अभी यही है स्टेटस। अगला प्रश्न देखिए, ग्रुप ए एंड बी गस्टेड अफसर, ग्रुप ए एंड बी गस्टेड अफसर आर इंटाइटल फॉर हाउ मेनी सेट ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। पोस्ट रिटायर मतलब जब रिटायरमेंट होते हैं तो उसके बाद का कितना मिलता है। तो रिटायरमेंट होने के लिए 20 साल का सर्विस करना कंपलसरी होता है, तो आफ्टर 20 ईयर्स ही मिलेगा। आफ्टर 20 ईयर्स पीआरसीपी मिलेगा, पीआरसीपी यानी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। तो जितने भी ए एंड बी वाले हैं गस्टेड, इनको पोस्ट रिटायरमेंट 3 सेट मिलता है पास, और जो नॉन गस्टेड हैं इनको 2 सेट पास मिलता है। सभी नॉन गस्टेड को 2 सेट और सभी गस्टेड को 3 साल बाद पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी पे मैट्रिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन 7th पे कमीशन। देखिए यहाँ पर जो आपका सवाल पूछा है वो पूछा है हाउ मेनी पे मैट्रिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन 7th CPC। 7th CPC में 18 मैट्रिक्स 1 से लेकर के 18 है लेवल तक जो है आपके दिए गए हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन रेलवे से संबंधित है, तो रेलवे में 1 से 17 तक, 17 इज द मैक्स, यानी CRB जो चेयरमैन एंड रेलवे बोर्ड एंड CEO हैं एंड CEO, इनका जो है आपका लेवल 17 रहेगा। जो लेवल 18 होता है वो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई जो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं उनका होता है। उनका हाईएस्ट पे मैट्रिक्स में 18 रहता है अपेक्स, और रेलवे में 17 जो है अपेक्स है। तो यहाँ पर 7th CPC पूछा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रोडक्टरी है। अगर रेलवे के टर्म माने तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, और केवल 7th CPC कहें तो 18 जो है ये भी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन कॉन्ट्राडक्टरी होते हैं तो इनको डिलीट कर दिया जाता है सिस्टम के अनुसार। फिर जिन्होंने अटेंड किया है, जिन्होंने नहीं अटेंड किया है, मार्क्स मिलता है। वो आप गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा। बट रेलवे के टर्म में ये 17 है, लेकिन यहाँ रेलवे वर्ड कहीं लिखा नहीं है, केवल 7th CPC पूछा है तो 18 लेवल तक का आपका 1 से 18 लेवल बना है। अगला देखिए, विच ऑफ द फैमिली मेंबर इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द रेलवे एम्प्लॉई या पेंशनर। तो किसको मिलता है, स्पाउस को मिलता है, ये भी सही है। डिपेंडेंट सन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, इसे भी मिलता है। मेंटली रिटार्डेड सन, इसे भी मिलता है। तो ऑल ऑफ द गिवन आंसर आर द करेक्ट, यानी कोई पेंशनर्स है, रेलवे कर्मचारी है या पेंशनभोगी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में परिवार का कौन सा सदस्य, तो ये सभी सदस्य स्पाउस यानी जीवन साथी, जो पति या पत्नी में से जो भी होंगे, या 25 वर्ष से कम आयु का आश्रित डिपेंडेंट पुत्र हो, या मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र हो, तो देर इज़ नो एज फैक्टर, यहाँ एज फैक्टर नहीं दिया गया है। ऑल आर करेक्ट। अगला प्रश्न दिख रहा है, देखिए यहाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ M&P दैट कैन बी सैंक्शनड बाई PCME अंडर 41, अंडर 41 के तहत कितना है। देखिए इसमें मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा। ये तो पहले तो पता हो कि ये 18/5/2025 का पेपर है। PCME को प्लान हेड 41 मतलब M&P के तहत पूछ रहा है। तो M&P में पूछ रहा है PCME को 50 लाख, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर अगर GM पूछ लेता तो GM को 10 करोड़ रुपए है, ठीक है, अप टू 10 करोड़। और अगर DRM या CWM है, जो कि SAG ग्रेड के अफसर होते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड अफसर, तो इनको 20 लाख है। और अगर JG ग्रेड के रहें, JG या SG रहेंगे तो इनको 10 लाख है। बट ये समय के अनुसार चेंज होता रहता है। समय के अनुसार चेंज इन द सेंस आप कैसे कहें कि ये तो आपका पुराना प्रश्न था, पेपर था 18/5 को, इसलिए यहाँ पर 50 लाख का करेक्ट आंसर है। लेकिन अब मैं बता दूँ आपको, 16/6/2025 को नया लेटर आ गया जिसमें PCME को पावर दे दिया गया है 2 करोड़, अप टू 2 करोड़, ये समझ लेना, अप टू 2 करोड़ अंडर लमसम। और जो DRM और CWMs हैं इनको अप टू 50 लाख। अब ये चेंज हो जाएगा। ये 18/5 का पेपर था, राइट आंसर 50 लाख। अब इसके बाद जो आएगा उसके लिए हो जाएगा 2 करोड़, PCME के लिए 2 करोड़, DRM एंड CWM के लिए 50 लाख।
इन ईच केस सब्जेक्ट टू एनुअल सीलिंग लिमिट ग्रांटेड फॉर द डिवीजन अंडर लमसम ग्रांट। तो दिस इज द वेरी इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू। अगला देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज सीलिंग ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क इन द वर्क्स एस्टीमेट अंडर प्लान हेड। ये बहुत जरूरी है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 100 नंबर का है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीलिंग फॉर द इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क, ERW वर्क जो है वर्क्स एस्टीमेट अंडर प्लान हेड। तो इसमें पूछ रहा है योजना कार्यों के अंतर्गत कार्य अनुमान में पर्यावरण संबंधी कार्यों की प्रतिशत सीमा क्या है। तो ये सीमा जो है 0.5% दिया गया है, 0.50%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्लान हेड कौन कौन से आते हैं? प्लान हेड जैसे 11 है, 14 है, लाइन कन्वर्जन हो गए, और 30 है। प्लान हेड 42 जो वर्कशॉप से संबंधित आ गए। ये इन सब प्लान हेड में जो है इन्वायरमेंटल रिलेटेड वर्क्स का जो है परसेंटेज दिया गया है, तो वो है 50%। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द PL नंबर ऑफ द स्टॉक आइटम। PL का मतलब क्या होता है? प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट नंबर ऑफ द स्टॉक आइटम। नॉन स्टॉक का PL नंबर तो नॉन स्टॉक के नहीं होते हैं। तो ये क्या है? PL नंबर 8 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 8 डिजिट में क्या होता है? फर्स्ट 2 डिजिट, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गया। तो पहला 2 डिजिट जो होता है ये मेन ग्रुप होता है, मेन ग्रुप। ठीक है। दूसरा 2 डिजिट जो होता है ये सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप। ये 3 डिजिट जो होते हैं आइटम नंबर होते हैं, आइटम नंबर। और ये चौथा जो होता है चेक डिजिट होता है, चेक डिजिट। ठीक है। तो ये 8 होता है PL नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टाफ विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इसेंशियल इंटरमीडिएट अंडर HOER। HOER क्या है? HOER क्या है? आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल ये पहले था, लेकिन अब आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट में ये कन्वर्ट हो गया है HOER। इसके अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी होता है। तो 4 कैटेगरी में इसमें इसेंशियल इंटरमीडिएट पूछा है। इसेंशियल इंटरमीडिएट का होता है कि जो जिनकी ड्यूटी 12 घंटे की रहती है और इनका एक्शन एंड इन एक्शन पीरियड ड्यूरिंग ड्यूटी बहुत ज़्यादा रहता है। HOER का मेरा एक स्पेशल वीडियो है जो कि पूरे इंडियन रेलवे के जितने लोग देख रहे हैं सभी ब्रांच वाले, उनके फीडबैक बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस HOER के वीडियो को मुझे मेरा वाला देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी HOER के बारे में। तो ये जो होता है इसमें आते हैं वेटिंग रूम बियरर जो होते हैं, या AC के कोच के अटेंडेंट होते हैं, या केयर टेकर्स होते हैं। ये सब आते हैं इसेंशियल इंटरमीडिएट के अंतर्गत। ठीक है। तो HOER में बाकी सारे डिटेल्स दिए गए हैं, तो इसको मेरा उम्मीद है कि आप वहाँ से देख लें। देखिए अब अगला प्रश्न है यहाँ पर कि व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड टू द एलिजिबिलिटी फॉर द पेंशन। पेंशन किसको मिलता है? OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले को। OPS में है कि मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस के बाद आपको न्यूनतम पेंशन आपको मिलेगा। क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड 10 ईयर्स। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी PG जो है दिया जाता है ये फॉर सक्सेसफुल बिडर आफ्टर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दिया 5% होता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, नॉट फॉर टेंडर वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो अवार्ड होता है येलो ये उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5% जो है परफॉर्मेंस गारंटी देना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द गिवन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू जिम। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से किसका हम कर सकते हैं? मैकेनाइड क्लीनिंग कोच, स्टेशन क्लीनिंग, ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज, ये सब का कॉन्ट्रैक्ट हम जिम के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए इसमें है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर द करेक्ट। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है। जिम का आप जानते रहिए, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं अक्सर, तो ये आपको जानकारी में है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द रेट कॉन्ट्रैक्ट। रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स करेंसी द कॉन्ट्रैक्टर इंगेज टू सप्लाई मटेरियल ऑन डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एज फिक्स्ड यूनिट रेट ऑफ प्राइस। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, तो इसमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर है। फिक्स रेट पर, रेट कॉन्ट्रैक्ट ही है, फिक्स रेट पर जो है जब जरूरत है ऑन डिमांड जो है अपनी अवधि के दौरान ठेकेदार मांग के आधार पर हम डिमांड करते रहते हैं, रेट फिक्स कर दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग रेट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मतलब
उसका परवाह नहीं रहता है कि कितना क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी, हम जितना मांगेंगे उतना आपको देना है, और हमारे डिमांड्स मल्टीपल टाइम होंगे, रेट फिक्स रहेगा, तो ये रेट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, द इस्टेब्लिशमेंट मैटर इन इंडियन रेलवे एमएसओपी विच पार्ट डील, क्या इस्टेब्लिशमेंट मैटर किस से डील किया जाता है, तो इसका बहुत बढ़िया मैं बताता हूँ। देखिए, पार्ट ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसको आपको बढ़िया से याद करना है। देखिए, ए वाला ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क्स को डील करता है। बी जो है मेडिकल को, सभी रख लीजिए, इतने ही हैं। सी वाला जो है ये आपका मिसलेनियस, ठीक है। डी जो है स्टोर का है, स्टोर का। ई जो है आपका आ जाता है कमर्शियल, और एफ जो है इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ही पूछा है, तो यहाँ पर आपका इस्टेब्लिशमेंट एफ जो है इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया। और जी फॉर गार्ड यानी सिक्योरिटी के लिए है। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी के अकॉर्डिंग बांटा गया है 7 भाग में। तो ये 7 भाग क्या क्या पार्ट जो है, सभी पार्ट जो है क्या डील करते हैं, इसमें ये समझ लीजिए। ए फॉर एग्रीमेंट ऑफ वर्क, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगा वर्क का। और बी फॉर हो गया बायोलॉजिकल स्टूडेंट, मतलब मेडिकल का हो गया। और सी फॉर हो गया मिसलेनियस। डी फॉर डिपोट की बात, डिपोट स्टोर का हो गया। ई फॉर अर्निंग्स कमर्शियल डिपार्टमेंट हो गया। एफ फॉर हो गया आपका फैमिली इस्टेब्लिशमेंट हो गया, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो गई। और जी फॉर गार्ड सिक्योरिटी का हो गया। तो इसलिए आपको ये बराबर समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, और बाकी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। विच इज नॉट, यहाँ पूछ रहा है नॉट ए पेनाल्टी अंडर DAR डिसिप्लिन एंड अपील रूल, इसका भी वीडियो है जारी किया गया है मेरा, आप देख लीजिए, ठीक है। तो DR एकदम कन्फर्म हो जाएगा। सेंस्योर, सस्पेंशन, वार्निंग, कंपल्सरी रिटायरमेंट। देखिए, ये सब 11 जब जारी किया जाता है तो सबसे मिनिमम पेनाल्टी होता है सेंस्योर हो जाना। सस्पेंशन तो DAR के अकॉर्डिंग पेनाल्टी तो नहीं है, बट जो है ये मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है आपका सस्पेंशन भी एक प्रकार से DAR का पार्ट, यानी पेनाल्टी नहीं कहा जाता है। तो कहा जाता है सस्पेंशन इज नॉट ए पेनाल्टी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि कौन सा पेनाल्टी नहीं है। वार्निंग भी DAR के तहत रिकॉर्डेड वार्निंग देते हैं, तो आपके सर्विस रिकॉर्ड में जुड़ जाता है। कंपल्सरी रिटायरमेंट तो मेजर पेनाल्टी में आता है, मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत ये सब 5 में दिया जाता है। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। ये प्रश्न है 109 नंबर। देखिए, व्हाट इज द मेन ग्रुप पूछ रहा है। मेन ग्रुप, सब ग्रुप, आइटम नंबर, चेक डिजिट मैंने बताया PL नंबर 8 डिजिट का होता है। C&W का पूछ रहा है, कैरेज एंड वैगन का। तो कैरेज एंड वैगन का होता है 30 to 39। तो मेन ग्रुप क्या रहते हैं, मेन ग्रुप में देखिए 00 to 09 जो है आपके ये स्टीम लोको का पार्ट है, स्टीम लोको का है। और 10 से 19 जो होता है ये डीजल लोको का पार्ट है, डीजल लोको का। और 20 से 29 जो है ये इलेक्ट्रिक लोको का पार्ट है, इलेक्ट्रिक लोको। 30 to 39 C&W का है, C&W। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C&W ये 30 to 39 पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। और ये 40 to 49 जो है ये आपका इलेक्ट्रिकल स्पेयर है, इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आपका ये C&W हो गया। तो 40 to 49 हो गया। अब 50 to 59 जो है ये आपका है सिग्नल, ये एस&टी एंड स्टोर्स की बात हो गई, एस&टी का। और 60 to 69 आपका हो गया पीवे से, पीवे आइटम्स एंड स्टोर्स के जितने भी इंजीनियरिंग आइटम M&P हो गए वो सब हो गए। और 70 to 79 कहिए, 80 to 89 कह लीजिए, फिर 90 to 99 कह लीजिए, ये सब जनरल स्टोर की बात हो गई। जनरल स्टोर, ये दोनों भी जनरल स्टोर में आ गए, जनरल स्टोर में बात आ गए, ठीक है। इसमें 98 जो है ये स्क्रैप मटेरियल के लिए हो गया, स्क्रैप मटेरियल्स के लिए हो गया।
तो ये हैं सबके मेन ग्रुप। तो इससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, 10 to 19 पूछ लिया जाए तो डीजल लोको सेट के लिए हो गया, डीजल लोको का आइटम हो गया एंड फिटिंग्स हो गए, और 20 से 29 पूछ लिया गया तो इलेक्ट्रिक लोको पार्ट्स एंड फिटिंग्स हो गए। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मेन ग्रुप की बात थी। अगला प्रश्न है, देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पीएसी आइटम सिग्नेचर ऑफ पीएचओडी इज रिक्वायर्ड इन द इंडेंट। पीएसी क्या होता है? प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, यानी ऐसा कंपोनेंट अगर किसी जैसे कोच का हम मंगा रहे हो तो जो कि ओईएम द्वारा मंगाना हो और उसको कोई एक ही कंपनी बना रहा हो और इसेंशियल हो कि हमको मंगाना ही है, तो उसके लिए पीएसी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। सिंगल टेंडर के तहत मंगाते हैं। पीएचओडी मतलब प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट का सिग्नेचर लगता है। तो इसमें सभी का दिया गया है कि पीएसी कौन कौन ऑफिसर साइन कर सकता है। तो जैसे जूनियर स्केल अफसर जो है ये साइन कर सकता है 75,000 तक, ठीक है, और सीनियर स्केल अफसर अप टू 2 लाख, ठीक है। JAG/SG का दिया है इसमें लिमिट 2 से 15 लाख तक। अब SG या CWM हो या DRM हो, जो SAG ग्रेड के अफसर हैं, DRM हो, ये आपका 15 लाख से 25 लाख। और PHOD या CHOD हो, ये जो है आपका मोर देन 25 लाख। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो गया आपका ये 25 लाख एंड एबव का पीएचओडी का साइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके रहे 110 क्वेश्चंस जिसको हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है और लगता है कि आपको बढ़िया समझ में भी आ गया हो। आगे देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और अपील करूंगा कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ में ही आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए जिससे यह किसी के लिए काम में आए। एंड वंस अगेन थैंक यू एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। थैंक्स।